संप्रदाय गुरु यिन, यह मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का एक रहस्य है। यह इतनी आसानी से कैसे लीक हो सकता है? आदित्यनारायण मुस्कुराया, जल्दी से यिन के हाथ से उच्च श्रेणी का गहन स्तर का मार्शल कौशल छीन लिया और हंसा। इस तरह उच्च श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल के 6 और सेट काउंट में जुड़ गए। 6 संप्रदाय के गुरु बेहद उदास थे। उनमें से प्रत्येक ने 2 दिनों में उच्च श्रेणी के गहन युद्ध कौशल के 2 सेट खो दिए थे, जिससे उनका दिल दुख रहा था। ये कौशल काफी मूल्यवान थे। स्वर्गीय तलवार नगर के भीतरी शहर में जब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सदस्य अपने आंगन में लौट आए तो यून शियातियान के चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी रही। इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के 2 शिष्य शीर्ष 5 में पहुंच गए थे। उसके लिए मुस्कुराना मुश्किल था। मुख्य हॉल में आशुतोष लगातार उत्साहित था। इस शिष्य ने सचमुच उसे बहुत सम्मान दिलाया था। बाकी तीनों बुजुर्ग भी इस पल में बहुत खुश थे। सभी ने अथर्व को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अथर्व अपनी ताकत को इतनी गहराई से छुपाए हुए था। मुख्य हॉल में केवल 4 बुजुर्ग, आदित्यनारायण, अथर्व और अवंतिका ही मौजूद थे। सबके बैठने के बाद आदित्यनारायण ने हाथ की मुहर बनाई और हॉल में एक प्रकाशरोधक घेरा बना दिया। उन्होंने कहा, अथर्व, अवंतिका, तुम दोनों ने इस राउंड में अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर अथर्व ने। तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया। अथर्व थोड़ा मुस्कुराया। उसे डर था कि कल शीर्ष 3 में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि आज वह काफी भाग्यशाली रहा। उसे निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल के कुल 2 सेट मिले। इन तीनों को मिलाकर उसने निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल के कुल 4 सेट हासिल किए थे, जो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या थी। अथर्व, हॉन्गलिंग, कल जब आप शीर्ष 3 में प्रवेश करेंगे तो सावधान रहना। शेष 3 सभी मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। यू शियाओटियन ने अपनी मुस्कुराहट को दूर कर दिया और गंभीर भाव से दोनों से कहा। ये शिष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, अथर्व ने धीरे से कहा। पिताजी, मेरे पास अभी भी कुछ तुरुप के पत्ते हैं जो मैंने अभी तक नहीं बताए हैं। कल शायद कोई मौका मिले, अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा। अवंतिका, तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी तीनों के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं होगा? आदित्यनारायण ने धीरे से कहा, फिर अथर्व की ओर देखा और पूछा, अथर्व, बाकी तीनों में से तुम्हें क्या लगता है कि सबसे मुश्किल किससे निपटना है? अथर्व ने एक भान उठाए, एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, इन तीनों से निपटना बेहद मुश्किल है। हालांकि इस शिष्य को स्पष्ट रूप से लगता है कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की 3 तत्व मार्शल कलाकार नीतिका जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रही है और उसके पास कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो उसने अभी तक उजागर नहीं की है। एक अन्य बल का भी एक शिष्य है जिसने अपने चेहरे को सफ़ेद घूंघट से ढका हुआ है। हालांकि वह ज़्यादा हंगामा किए बिना आगे बढ़ रहा है। ये व्यक्ति भी मुझे बहुत खतरनाक एहसास देता है। इसलिए ये शिष्य अनुमान लगाता है कि इन दोनों की ताकत से निपटना सबसे मुश्किल हो सकता है। आदित्यनारायण ने अथर्व को स्वीकृति से देखा और कहा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की नीतिका जरूर कुछ छिपा रही होगी। संतोषवर ज्यादा चिंतित नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उसे नीतिका पर पूरा भरोसा है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से आपके लिए एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है। हमें कल उसकी ताकत का पता चल जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद आदित्यनारायण ने आगे कहा, जहां तक उस युवक की बात है जिसने अपना चेहरा सफ़ेद घूंघट से ढका हुआ है, वह निस्संदेह इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में एक छुपे हुए दावेदार की तरह है। अन्य संप्रदाय के स्वामी और मैं पहले से ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पंजीकरण के अनुसार ये व्यक्ति मोयुन शहर में इंद्रेश नामक एक मध्यम आकार की सेना से आता है। आपको भी बेहद सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति भी शुरू से ही कुछ छिपा रहा है। अवंतिका, अथर्व, कल शीर्ष 3 में प्रवेश करना आप पर निर्भर करेगा, एल्डर यांग ने अथर्व और अवंतिका से कहा। यह शिष्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, अथर्व ने सिर हिलाया। अथर्व, मैं तुम्हें पहले कल के नियम बता दूं ताकि तुम मानसिक रूप से तैयार हो सको। आदित्यनारायण ने कहा, कल तुम सब एक साथ नहीं बल्कि अकेले प्रतिस्पर्धा करोगे। तुम 5 के नाम लॉटरी से निकलेंगे, लेकिन केवल 4 ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। बचा हुआ एक सीधे शीर्ष 3 में पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में, अगर तुम भाग्यशाली रहे और तुम में से कोई सीधे शीर्ष 3 में पहुंचने के लिए लॉटरी निकालता है तो हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। 5 लोग हैं और हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में 2 हैं। सीधे आगे बढ़ने वाले किसी एक को चुनना अभी भी एक बड़ा मौका है, आशुतोष ने कहा। 2/5वें हिस्से का मौका, ये संभावना निश्चित रूप से कम नहीं है। अगर हम कल जीत गए तो क्या हमें अभी भी निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल मिलेंगे? अथर्व ने धीरे से पूछा। नहीं, जो शिष्य शीर्ष 5 में प्रवेश करेंगे वे संप्रदाय को और अधिक मार्शल कौशल खोने का कारण नहीं बनेंगे, आदित्यनारायण ने धीरे से कहा।
अथर्व, जब तक आप कल शीर्ष 3 में प्रवेश करते हैं, आपके गुरु आपको निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल का एक सेट देंगे, यू युकियान ने हंसते हुए कहा। फिर यू शियाओटियन से कहा, संप्रदाय गुरु, क्या आपको कोई आपत्ति है? बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यू जियाओटियन ने कहा। अथर्व, जब तक आप कल शीर्ष 3 में प्रवेश करते हैं, मैं आपको निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल का एक और सेट दूंगा। निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल का एक सेट आदित्य नारायण स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा, और वह कुछ अजीब तरह से मुस्कुराया भी। अथर्व पहले ही उसके लिए उच्च श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल के 12 सेट जीत चुका था। उसकी तुलना में निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल का एक सेट सागर में एक बूंद के समान था। शुक्रिया संप्रदाय गुरु, अथर्व हंसा। निम्न श्रेणी के गहन स्तर के युद्ध कौशल, अगर ये मुफ्त हों तो इन्हें लेने से मना मत करना। अगर उसे इनकी ज़रूरत न भी हो तो भी वह इन्हें दे सकता है। हालांकि इस समय अथर्व को यह नहीं पता था कि आदित्य नारायण इतना उदार था, क्योंकि वह उसके जरिए पहले ही उच्च स्तरीय गहन मार्शल कौशल के 12 सेट जीत चुका था। अगर अथर्व को उस समय ये पता होता तो अथर्व के व्यक्तित्व को देखते हुए ये बहुत संभव था कि वह तब तक प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर देता जब तक कि वह उसे उच्च स्तरीय गहन मार्शल कौशल के 6 सेट ब्लैकमेल न कर ले। खुद को मार्शल कौशल पर दांव लगाने के लिए इस्तेमाल करते हुए अगर वह जीत जाता तो उसे कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। अथर्व, सच सच बताओ, क्या तुमने आज अपनी पूरी ताकत लगा दी या फिर कुछ रोक लिया? आदित्यानारायण ने गंभीर भाव से अथर्व से कहा। उसे कल शीर्ष 3 में आने का जरा भी अंदाजा नहीं था। इस समय सभी बुजुर्ग भी अथर्व की ओर उत्सुकता से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या अथर्व, जिसने आज उन्हें पहले ही सरप्राइज दे दिया था, अब और भी कुछ नहीं कहेगा। अगर उसने सचमुच कुछ नहीं कहा तो यह वाकई बहुत भयानक होगा। सबकी निगाहें भांपकर अथर्व थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ये शिष्य थोड़ा पीछे हट गया। कल मैं निश्चित रूप से शीर्ष 3 में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने सचमुच खुद को रोक लिया। मुख्य हॉल में हर कोई लगभग भयभीत था। मुख्य हॉल से निकलने के बाद अथर्व देवांशी से मिलने उसके कमरे में गया। कुछ देर देवांशी के साथ रहने के बाद देवांशी के आग्रह पर अथर्व को ध्यान की तैयारी के लिए अपने कमरे में लौटना पड़ा। अथर्व जब अपने कमरे में लौटा तो शाम हो चुकी थी। आज के 2 मुकाबलों ने सचमुच उसकी बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी, और कल्पना से सामना होना सौभाग्य की बात थी कि रक्त आत्मा मोहर का राक्षसी जानवरों पर दमनकारी प्रभाव था, वरना उससे निपटना उसके लिए निश्चित रूप से आसान नहीं होता। बॉस, आप कल शीर्ष 3 में प्रवेश करने वाले हैं, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? कमरे में जियो लॉन्ग ने अपना छोटा सा सिर उठाते हुए कहा। तो फिर देखते हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। उसे उम्मीद थी कि कल उसका सामना सबसे मजबूत से नहीं होगा, और बेहतर होगा कि वह सीधे शीर्ष 3 में पहुंच जाए। बाकी बचे हुए लोग सरल नहीं लगते, मधुरिमा ने धीरे से कहा। मेरा अनुमान है कि हर किसी के पास कुछ तुरुप के पत्ते होंगे, अथर्व ने धीरे से कहा। पालथी मारकर बैठे अथर्व ने सोचना शुरू किया। अगर वह कल सीधे शीर्ष 3 में नहीं पहुंच पाया तो उसे शायद कुछ और तुरुप के पत्ते दिखाने पड़ेंगे। शीर्ष 3 में पहुंचना और भी मुश्किल होगा। उसके और हांगलिंग दोनों के पास कुछ तुरुप के पत्ते थे जो उन्होंने नहीं दिखाए थे, और उसका अनुमान था कि बाकियों के पास कोई तुरुप का पत्ता न होना नामुमकिन है। ध्यान करो। कुछ देर सोचने के बाद अथर्व ने तुरंत ध्यान करना शुरू कर दिया। उसका शरीर जल्द ही एक हल्की पीली रोशनी में लिपट गया। बाकी खिलाड़ियों के तुरुप के पत्ते क्या हैं, ये तो उसे कल ही पता चलेगा। उसने अनुमान लगाया कि हर दिन शीर्ष 3 के लिए होने वाले मुकाबले सबसे ज्यादा रोमांचक होंगे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन स्वर्गीय तलवार नगरी अभी भी बेहद जीवंत थी, दिन की तरह चमक रही थी। हर कोई दिन भर के मुकाबलों पर चर्चा कर रहा था, और अथर्व का नाम भी सभी को पता चलने लगा था। और कल शीर्ष 3 के लिए होने वाले मुकाबलों ने और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। जो 5 लोग इस मुकाम तक पहुंचे थे वे निस्संदेह युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत खिलाड़ी थे। अगर वे हार भी गए तो भी उनकी काफी मांग रहेगी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के एक परिष्कृत प्रांगण में संतोषवर, एल्डर गू फैंग, एल्डर शी और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी एल्डर बैठे थे। नीतिका भी मौजूद थे। रुलान, कल शीर्ष 3 के लिए शेष 4 के खिलाफ आप कितने आश्वस्त हैं? संतोषवर ने पूछा। संप्रदाय गुरु, शेष 4 में असाधारण पहलू प्रतीत होते हैं और उनसे निपटना कठिन होगा, नीतिका ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें डूब गईं। तुम्हें कल शीर्ष 3 में प्रवेश करना होगा। असल में मैं चाहता था कि तुम अपनी ताकत बिल्कुल अंत में दिखाओ, लेकिन अगर कल तुम्हारा किसी प्रतिद्वंद्वी से सामना होता है तो उसे पहले ही दिखा देना ठीक है। खैर, मेरा अनुमान है कि 4 में से कोई भी तुम्हें चुनौती नहीं दे पाएगा, संतोषवर ने आत्मविश्वास से कहा। ये शिष्य सावधान रहेगा, नीतिका ने धीरे से कहा। अगर रुलान कल अपनी पूरी ताकत दिखा दे तो मेरा अनुमान है कि हर कोई अवाक रह जाएगा, एल्डर गुफैंग ने हंसते हुए कहा। हा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सभी बुजुर्ग दिल खोलकर हंस पड़े।
रात के आसमान के नीचे एक साधारण सी सराय में असाधारण शांति थी। बाकी सभी जगहें जगमगा रही थीं, लेकिन यह सराय हमेशा की तरह ज्यादा रोशन नहीं थी, लेकिन इतनी संयमित भी थी कि ध्यान आकर्षित न करे। इस समय स्वर्गीय तलवार नगरी की सभी सरायों में सामान की कमी थी, लेकिन ये जगह कुछ सुनसान थी, जिससे कई राहगीरों में उत्सुकता पैदा हो गई। कुछ लोग जिन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली, जब पूछताछ करने गए तो उन्हें पता चला कि पूरी सराय पहले ही किसी ने बुक कर ली है, जिसने बहुत बड़ी रकम लगाई है। हाल ही में हेवनली स्वॉर्ड सिटी में सराय के आवास शुल्क बहुत ज्यादा थे। पूरी सराय बुक कर पाना ये दर्शाता था कि जो व्यक्ति आया था वह असाधारण था। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? तभी सराय के एक कमरे में दो आकृतियां प्रकट हुईं। उनमें से एक ने अपना चेहरा सफ़ेद घूंघट से ढंका हुआ था और वह वही दुबला पतला युवक था जिसने 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की प्रतियोगिता में भाग लिया था। दूसरे व्यक्ति के लंबे काले बाल थे और उसकी शक्ल सूरत में एक भयावह आभा का आभास था। वह 50 साल का लग रहा था और उसके आसपास कोई आभा विक्षेप नहीं था, फिर भी लोगों को बिना किसी कारण के एक गहरा दबाव महसूस हो रहा था। युवा गुरु, हमें अभी अभी क्षेत्र गुरु से समाचार मिला है। 3 संप्रदाय और 4 द्वार हाल ही में हम पर नजर रख रहे हैं। क्षेत्र गुरु आपको सलाह देते हैं कि आप सावधान रहें और खजाना पाकर जल्द से जल्द वापस लौट आएं, 50 वर्षीय भयावह दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा। मैं समझ गया, मैं 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा के बाद ऐसा करूंगा, युवक की गहरी कर्कश आवाज ने उत्तर दिया। युवा गुरु के लिए 3 संप्रदाय और 4 द्वार कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको इतनी रुचि क्यों है? युवा गुरु, आप थोड़े। भयावह दिखने वाले बुजुर्ग ने दुबले पतले युवक से बात करने से पहले संकोच किया। आप कहना चाहते हैं कि मैं थोड़ा बचकाना व्यवहार कर रहा हूं, है ना? युवक ने पीछे मुड़कर बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की युवा पीढ़ी के बीच प्रतिस्पर्धा। अगर मैं जीत गया तो निस्संदेह ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के लिए एक झटका होगा। ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो युवा मास्टर इतना व्यापक सोच रहे हैं। मैं प्रभावित हूँ, भयावह दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा। चहल पहल से भरे स्काई स्वॉर्ड सिटी में रात धीरे धीरे बीत रही थी। रात का आसमान अनजाने में ही धुंधला गया और जब सुबह की हवा चली तो आसमान थोड़ा ठंडा हो गया। सड़कें एक बार फिर चौक की ओर उमड़ पड़े लोगों से भर गईं। कल के रोमांचक दृश्यों के साथ आज की शीर्ष 3 प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से आज और भी अविस्मरणीय है। फुश, जब खिड़की के बाहर प्रकाश की पहली किरण दिखाई दी तो अथर्व ने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी, अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें आकाश में तारों की तरह चमकदार थीं, उनमें एक तेज चमक चमक रही थी। ठीक हो गया। अपने शरीर में प्रचुर मात्रा में सच्ची क्यूई और मन में आध्यात्मिक शक्ति महसूस करते हुए अथर्व ने बुदबुदाया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। हालांकि यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट की साधना सामान्य साधना गति के हिसाब से घोंघे जितनी धीमी थी, फिर भी उसकी रिकवरी की गति अद्भुत थी। सिर्फ एक रात में अथर्व को लगा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। बॉस, आज आप शीर्ष 3 में शामिल हो रहे हैं। छोटू ने देखा कि उसके बॉस ने ध्यान करना बंद कर दिया है और जल्दी से अथर्व के कंधे पर चढ़ गया और प्यार से अपनी जीभ हिलाने लगा। चलो चलें, हमारे जाने का समय हो गया है, अथर्व ने धीरे से कहा। मौसम सुहाना था, धूप खिली हुई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी, जिससे लोगों को बहुत सुकून मिल रहा था। स्काई स्वॉर्ड सिटी के विशाल चौक में जैसे ही आसमान साफ हुआ, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आज का प्रवेश शुल्क पहले ही 100 स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच चुका था और 20 स्वर्ण मुद्राएं और बढ़ गई थीं। जब अथर्व आकाश तलवार संप्रदाय के एक राक्षस जानवर पर सवार होकर बादल यांग संप्रदाय के लोगों के साथ चौक पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लोगों का एक समुद्र था। मुख्य मंच पर अन्य पर्वतीय संप्रदायों के संप्रदाय गुरु भी आ चुके थे। अथर्व को देखकर कई लोगों ने उसकी ओर कुछ और नजरें डालीं। सरल नहीं, देखने के मंच पर अथर्व की नज़र नीतिका पर टिकी थी। उसकी आभा से वह चौथे स्तर की मार्शल जनरल लग रही थी, लेकिन उसकी आभा कुछ अस्थिर लग रही थी, जिससे अथर्व को बहुत अजीब लगा। छोटे चोर, तुम क्या देख रहे हो? झांकना मना है, अवंतिका की आवाज अथर्व के कानों तक फिर पहुंची। अथर्व ने असहाय भाव से अवंतिका की ओर देखा, बेहद उदास। ये बदतमीज लड़की सचमुच उसकी दुश्मन थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के समर्थक होने के कारण वह उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मुझे आश्चर्य है कि तनीषा के पास किस तरह का तुरुप का पत्ता है। जब उसकी नज़र फिर से पृथ्वी आत्मा संप्रदाय के चौथे स्तर के मार्शल जनरल पर पड़ी तो तनीषा के पास भी किसी तरह का तुरुप का पत्ता होना चाहिए। इस समय अथर्व ने भी एक अजीबोगरीब घटना देखी। इस बार 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा को यिन का उत्कर्ष और यांग का ह्रास कहा जा सकता है। शीर्ष 5 में केवल वह और सफ़ेद गौज पहने युवक ही पुरुष थे, बाकी 3 सभी महिलाएं थीं। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सभा में ऐसा होना बहुत दुर्लभ होना चाहिए। अथर्व, आज शीर्ष 3 में प्रवेश करते समय सावधान रहना, देवांशी ने अथर्व से धीरे से कहा। उसके मोती जैसे दांत थोड़े से खुल गए।
अथर्व ने ज्यादा कुछ न कहते हुए हल्के से सिर हिलाया। शीर्ष 3 उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता भी दिखाना पड़े, उसे शीर्ष 3 में जगह पक्की करनी ही थी। अथर्व, शीर्ष 3 में प्रवेश करो। नीतिका, हम आपका समर्थन करते हैं, शीर्ष 3 में प्रवेश करें। लाखों दर्शकों के बीच से जोश भरी जयकारे गूंज उठे। आज के 5 प्रतिभागियों ने निस्संदेह काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। बस जब चौक में प्रवेश की घंटी बजी तो 4 आकृतियां तुरंत ही मंच से नीचे कूद पड़ीं। उनकी चाल हल्की और सुंदर थी, गिरते पत्तों की तरह, जिससे तुरंत ही खूब तालियां बजीं। नीचे से एक दुबली पतली आकृति भी उछली, बिना ज्यादा तेज, लेकिन यह व्यक्ति अब बाकी चारों को भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं दे रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जो चुपचाप रहकर भी शीर्ष 5 में शामिल हो सके, वह वाकई डरावना था। इस समय आसपास की गर्मी जैसी चीखें भी शांत हो गईं। आज के नियम वही हैं। जेड बॉक्स में 5 जेड पट्टिकाएं हैं, 2 नंबर 1 और 2 नंबर 2। पहले नंबर 1 पाने वाले शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे और दूसरे दौर में नंबर 2 पाने वाले शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे। शेष खाली जेड पट्टिका, जो भी इसे प्राप्त करेगा वह सीधे शीर्ष 3 में पहुंच जाएगा, आकाश तलवार संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। अथर्व का दिल भी भारी हो गया। अगर उसे इस दौर में मुकाबला करना पड़ा तो बेशक ये जिंदगी मौत का संघर्ष होगा। सभी ने बारी बारी से आगे बढ़कर स्काई स्वॉर्ड सेक्ट के रक्षक के सामने रखे जेड बॉक्स से एक एक जेड स्लिप निकाली। जब 5 लोगों ने अपनी जेड स्लिप निकाली तो वे उन्हें खोलकर देखने के लिए बेताब हो गए। देखने के मंच पर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्ग और यून शियातियान भी बेहद घबराए हुए थे। अगर अवंतिका या अथर्व को खाली जेड पर्ची मिल जाती तो चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय सीधे शीर्ष 3 में पहुंच जाता। इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल और 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों के 18 सेट नहीं गंवाने पड़ते। यह मैं हूं। जब अथर्व ने अपने हाथ में जेड की पट्टिका खोली तो वह अचानक दंग रह गया। अथर्व ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। उसे जो मिला वह था खाली जेड की पर्ची। शीर्ष 3 में आगे बढ़ते हुए 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र तय हो गया है। यह विचार अथर्व के मन में तुरंत कौंध गया। उसके और संप्रदाय गुरु यून शियातियान के बीच हुए समझौते के अनुसार जब तक वह शीर्ष 3 में प्रवेश करता, वह उससे एक बात पर सहमत होने के लिए कह सकता था। अथर्व ने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि यह पहली चीज क्या होगी। उसे जो चाहिए था वह था 10,000 साल का लाल ताम्रपत्र। छोटे चोर, मुझे नंबर 2 मिल गया। अवंतिका ने थोड़े निराश भाव से अपने हाथ में जेड पट्टिका को देखा, फिर अथर्व के हाथ में जेड पट्टिका देखने के लिए झुकी और तुरंत खुश हो गई। छोटे चोर, तुम्हें असल में खाली जेड पट्टिका मिल गई। तुम सीधे शीर्ष 3 में आ गए हो। खाली जेड पट्टिका किसे मिली? आकाश तलवार संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने इस समय सभी से पूछा। इस शिष्य ने इसे प्राप्त कर लिया। अथर्व ने जेड पट्टिका को ऊपर उठाया। खाली जेड पट्टिका उसके हाथ में थी। अथर्व, आप सीधे शीर्ष 3 में पहुंच गए हैं। अब आप नीचे उतर सकते हैं और कल की प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ अथर्व से कहा। हा, शीर्ष 3। आशुतोष तुरंत हंस पड़ा। उसकी हथेली एल्डरसॉन की जांघ पर जोर से टकराई, जिससे एक कर्कश आवाज हुई। एल्डरयू, आप मुझे फिर से मार रहे हैं। एल्डरसॉन चिल्लाया। मुझे पता है, आपने कल कहा था कि अगर मेरा शिष्य शीर्ष 3 में आ गया तो आप मुझे 1-2 बार और मारने देंगे, एल्डरयू ने हंसते हुए कहा। यह एल्डरसॉन भी हंस पड़े। उनका उत्साह स्पष्ट था। हा, इस समय आदित्य नारायण ने आखिरकार दिल खोलकर हंस दिया। शीर्ष 3 में प्रवेश करते हुए नियमों के अनुसार इस बार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का चेहरा बच गया। संप्रदाय मास्टर यून, आपके चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का भाग्य वास्तव में अच्छा है, संतोषवर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये भाग्य नहीं है, अगर हमें लड़ना भी पड़ा तो भी एक मौका होगा, आदित्य नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा। साथी संप्रदाय के गुरुओं, मैं इस बार क्षमा चाहता हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं आप सभी से कुछ मार्शल कौशल खो दूंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे खोना मुश्किल होगा। आदित्य नारायण को देखकर हर कोई बस असहाय महसूस कर रहा था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय ने इस बार धन की संभावित हानि को बचा लिया था। इस अथर्व को वास्तव में सीधे आगे बढ़ने का मौका मिल गया था। अवंतिका, सावधान रहना और शीर्ष 3 में आने की कोशिश करना, अथर्व ने अवंतिका के कान में फुसफुसाया और फिर मंच से उतर गया। सीधे आगे बढ़ते हुए अथर्व ने राहत की सांस ली। अब जो 2 लोग नंबर 1 पर आएंगे वे प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आएंगे। शेष 2 लोग किनारे पर प्रतीक्षा करेंगे, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अथर्व के मंच से उतरते ही उसके पीछे से कहा। स्विश स्विश। अखाड़े में जब 2 आकृतियां अचानक मंच पर कूद पड़ीं, अथर्व उस समय मुख्य मंच पर पहुंच चुका था। ऊपर से उसने नीचे देखा। विशाल चौक अब बिना किसी संख्या चिन्ह के था। वह चौक, जो कल टूटी फूटी जमीन का ढेर था, अब आकाश तलवार संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा पूरी तरह से मरम्मत कर दिया गया था। अथर्व, शाबाश, तुम शीर्ष 3 में शामिल हो गए।
अथर्व को देखने के मंच पर आते देख को दाओजुए सबसे पहले आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर उत्साह था। इस समय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के कई पराजित शिष्यों ने भी अथर्व पर अपनी आशाएं लगा रखी थीं। कल्पना भी उनमें से एक थी, उसका चेहरा अभी भी कुछ पीला था और वह अपनी आंखों में एक जटिल भाव लिए अथर्व को देख रही थी। अथर्व को देखकर आदित्य नारायण और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्ग और संरक्षक भी अथर्व को देखकर मुस्कुराए, वे सभी कुछ उत्साहित थे। बॉस, सीधे शीर्ष 3 में प्रवेश करने के लिए बधाई। प्रकाश की 2 धाराएं, एक सफ़ेद और एक पीली, तेजी से अथर्व के कंधे तक पहुंच चुकी थीं। वे छोटू और बेल लिंक थे। ये वो दोनों हैं। अथर्व की नज़र नीचे वाले क्षेत्र पर केंद्रित थी जहां 2 आकृतियां पहले ही प्रकट हो चुकी थीं। पृथ्वी आत्मा संप्रदाय से जियानशिन एर और सफ़ेद धुंध से चेहरा ढके हुए दुबला पतला युवक। अवंतिका को नीतिका का सामना करना होगा। अथर्व का दिमाग अचानक ठहर गया। पृथ्वी आत्मा संप्रदाय की तनीषा उस दुबले पतले युवक का सामना कर रही थी जिसका चेहरा सफ़ेद धुंध से ढका हुआ था। अवंतिका को नीतिका का सामना करना होगा, जो निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। बज़, चौक में फिर घंटी बजी और चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस समय पूरे चौक में सबकी निगाहें अखाड़े में मौजूद 2 लोगों पर टिकी थीं, यहाँ तक कि मंच पर बैठे ताकतवर लोग भी इससे अछूते नहीं थे। आज का 7वां अपडेट आ गया है और 7:30 बजे एक और अपडेट आएगा। आज कुल 8 अपडेट। परसों पहला अपडेट है, इसलिए ज़ियाओ यू पहले से ही ताज़े फूलों की गारंटी मांग रहा है। शुक्रिया भाइयों। कई भाई अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा। xiao यू को मानना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। कईयों ने सही अंदाज़ा लगाया है, जिससे मुझे कुछ देर के लिए संशोधन करना पड़ा। हे, अगर आप सब ने सही अंदाज़ा लगाया तो ये बहुत उबाऊ होगा, हा। अखाड़े में दोनों दूर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनजाने में ही उनका आभामंडल उनके चारों ओर तेजी से फैलने लगा। मुझे आश्चर्य है कि इस राउंड में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, अथर्व ने अखाड़े के केंद्र को देखते हुए खुद से कहा। फुश। इस समय पृथ्वी आत्मा संप्रदाय की तनीषा पहले ही आगे बढ़ चुकी थी। उसके सामने हवा में एक पंजे का निशान उभर आया, जो अंतरिक्ष को चीरता हुआ उस दुबले पतले युवक को ढंक रहा था। दुबले पतले युवक ने अपनी मुहर बदली और हथेली हिलाते ही उसके हाथ में एक नीली तलवार प्रकट हुई। तलवार के शरीर पर प्रकाश की एक धारा टिमटिमा रही थी, जिससे पानी के अजीब से पैटर्न हल्के से दिखाई दे रहे थे। हल्के कंपन के साथ उसमें से भिनभिनाहट जैसी आवाज़ निकली, जिससे पता चला कि वह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। एक क्षण में दुबले पतले युवक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार से तलवार की कलाकृति निकाली, जिससे तलवार की कई किरणें निकलीं, जो स्थानिक तरंगों को भेदती हुई आने वाले पंजे के निशान से टकराईं। हुश, दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी, जिससे आसपास की वायु धाराएं विकृत हो गईं। फिर दोनों ऊर्जा हमले हवा में ही गायब हो गए। फुस। पलक झपकते ही जैसे ही तनीषा के हाथ से आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी, उसने अपनी हाथ की मुहर बदली, अपनी नाजुक कलाई उठाई और एक हथेली का निशान तुरंत अंतरिक्ष से टूटकर उस दुबले पतले युवक की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक आध्यात्मिक साधक होने के नाते तनीषा ने प्रतिद्वंद्वी से दूरी बनाए रखी। एक मार्शल कलाकार के बहुत करीब जाना एक आध्यात्मिक साधक के लिए नुकसानदेह ही होता है। फुश। दुबले पतले युवक का शरीर थोड़ा सा बगल की ओर खिसक गया। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से निकली एक चमकदार किरण, जिसमें पानी की हल्की सी धुंध थी, अचानक तनीषा की हथेली के निशान से टकराए। ऊर्जा का विस्फोट हुआ और संपूर्ण आकाश से तुरंत ही चकाचौंध भरी रोशनी निकली। तनीषा का नाजुक शरीर थोड़ा पीछे हटा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। फिर जैसे ही उसने अपने ज़ैद हाथ से एक मुहर बनाई, उसके चारों ओर एक सघन ऊर्जा एकत्रित हो गई। इस भयावह ऊर्जा ने आसपास के स्थान में तीव्र उतार चढ़ाव पैदा कर दिए। क्या वो कोई आत्मा का हमला करने वाली है? अथर्व का माथा ठनका। मार्शल आर्टिस्ट और आध्यात्मिक साधकों की अपनी अपनी खूबियां होती हैं। ऐसा लग रहा था कि तनीषा आत्मा का हमला करने का इरादा रखती थी। एक पल में तनीषा के माथे से प्रकाश की एक धारा फूट पड़ी। आसपास की ऊर्जा एकत्रित होकर उससे जुड़ गई। ये प्रकाश धारा तुरंत एक विशाल प्रकाश धार में बदल गई। ये प्रकाश धार आकाश में बिजली की तरह फुसफुसाती हुई और उस दुबले पतले युवक की ओर तेजी से बढ़ी। यह एक उच्च श्रेणी का पीला स्तर का आध्यात्मिक कौशल होना चाहिए, जिसमें आत्मा का हमला भी शामिल हो। अखाड़े से आभा को महसूस करते हुए अथर्व ने अनुमान लगाया कि तनीषा जिस आध्यात्मिक कौशल का उपयोग कर रहा था, वह उसकी शून्य आत्मा भ्रमकारी मुहर के समान था और यह निश्चित रूप से शक्तिशाली था। अथर्व की नज़र फिर उस दुबले पतले युवक पर पड़ी। दुबले पतले युवक ने तुरंत तलवारबाजी का जादू बिखेर दिया। उसके शरीर के भीतर से एक अद्भुत सा चींची बिना किसी हिचकिचाहट के उमड़ पड़ी। फिर जैसे ही उसकी हाथ की मुहर बदली, उसकी तलवार पर कमल के फूल जैसी एक तलवार की परछाई बन गई। जल गुण ऊर्जा तेजी से एकत्रित हुई। प्रचंड तलवारों के बीच इसने अंतरिक्षीय वायु धाराओं को सीधे चीर डाला। तलवारों की किरणें ऊपर की ओर उठीं
और फिर सीधे तनीषा की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश धार को अवरुद्ध कर दिया। हुश हुश, जैसे ही ये शक्तियां आपस में टकराईं, अचानक एक चमकदार रोशनी आसपास के अंतरिक्ष में फैल गई। फैलती ऊर्जा के बीच अनगिनत स्थानिक वायु धाराएं बिखर गईं। प्रहार प्रहार, जैसे जैसे ऊर्जा धीरे धीरे कम होती गई, तनीषा का नाजुक शरीर पीछे की ओर लड़खड़ाने लगा, उसका चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। वह वास्तव में एक नुकसान में थी। पृथ्वी आत्मा संप्रदाय की संप्रदाय गुरु ओयांगजुवानिंग नीचे का दृश्य देख रही थीं। उनका सुंदर चेहरा भी गंभीर हो गया। अखाड़े में वह दुबला पतला युवक शांति से खड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपना फायदा उठाने का इरादा नहीं रखता था। अथर्व, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? देवांशी ने धीरे से पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें अखाड़े में मौजूद दो लोगों पर टिकी थीं। अगर तनीषा के पास तुरुप का पत्ता नहीं है तो वह शायद हार जाएगी, अथर्व ने धीरे से कहा। फिर मन ही मन सोचा, वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने जा रही है। ठीक इसी क्षण तनीषा के हाथ पर एक अजीब सी मुहर बन गई। उसके चारों ओर एक अजीबोगरीब आभा फैल गई। जहां सब हैरान थे, वहीं तनीषा की हथेली से एक चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही रोशनी थोड़ी पीछे हटी, सभी ने साफ देखा कि यह एक हरे रंग की लंबी तलवार थी। उसमें से एक अजीब लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा फैल रही थी, एक आध्यात्मिक हथियार। इस क्षण मंच पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तलवार से निकलने वाली आभा से ये प्रबल साधक आसानी से बता सकते थे कि यह तलवार कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक हथियार है। आध्यात्मिक अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था, वह अपार शक्ति से युक्त एक खजाना था। और प्रत्येक आध्यात्मिक अस्त्र, यहाँ तक कि सबसे निम्न स्तर का भी, प्रमुख शक्तियों का एक पूर्ण खजाना था। उसके पास भी एक आध्यात्मिक हथियार है। अथर्व हैरान था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से नहीं उसे कोई झटका लगा, क्योंकि अवंतिका के पास भी एक आध्यात्मिक हथियार था। ऐसा लग रहा था कि यही जियानशिन एर का आखिरी तुरुप का पत्ता था। तनीषा ने तुरंत अपने हाथ में आध्यात्मिक हथियार सक्रिय कर दिया। तलवार पल भर में बदल गई। अचानक एक विशाल ऊर्जा फैल गई। तलवार की किरणें आतिशबाजी की तरह बिखर गईं और दर्जनों तलवार की किरणों में बदल गईं, मानो एक विशाल तलवार का जाल उस दुबले पतले युवक को घेर रहा हो। ये बेहद अजीब लग रहा था। ये वास्तविक क्यूई नहीं था जो तलवार की किरणों को सक्रिय करके अनगिनत तलवार की परछाइयां बना रहा था। ये वास्तविक तलवार थी जो दर्जनों ब्लेडों में परिवर्तित हो रही थी और गड़गड़ाहट के साथ दुबले पतले युवक की ओर बढ़ रही थी। अजीब और प्रचंड ऊर्जा बिखरी हुई थी, आकाश से दबाव डाल रही थी और अपने साथ अंतरिक्षीय वायु धाराओं के संकुचित और फटने की ध्वनि ला रही थी। ध्वनि विस्फोट की ध्वनि लगातार आ रही थी। अंतरिक्षीय वायु धाराएं सीधे फट रही थीं। प्रचंड आभा ने 1000 मीटर के दायरे को तूफान की तरह घेर लिया। तलवारों की इन दर्जनों किरणों के नीचे आसपास का स्थान फुफकार रहा था, मानो अलग अलग जगहों को चीर दिया गया हो। इस समय वह दुबला पतला युवक भी लगातार पीछे हटने लगा। हालांकि तलवारों की वे दर्जनों किरणें हड्डियों से चिपके कीड़ों की तरह थीं, जो उस जगह को मजबूती से ढंक रही थीं जहां वह दुबला पतला युवक था, और उनमें एक आत्मा का हमला भी था। अथर्व की नज़र उस दुबले पतले युवक पर टिकी थी। अथर्व के अंदाजे से इस दुबले पतले युवक के पास भी कोई न कोई तुरुप का पत्ता जरूर होगा। दर्जनों तलवारें हवा में टूटकर नीचे की ओर दब गईं, उस दुबले पतले युवक के और करीब आती गईं। तेज ऊर्जा ने आसपास की जमीन में दरारें पहले ही डाल दी थीं। हुश हुश, इस क्षण दुबले पतले युवक ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी नज़र सामने दबी तलवारों पर टिकी थी। जैसे ही उसकी हस्तमुद्रा बदली, राजसी सच्चीची की एक उमड़ती धारा फूट पड़ी। उसके कपड़े तुरंत फूल गए। इसी क्षण उसके सामने लोहे के खंडों जैसी एक खनक सुनाई दी। उसके सामने एक पल में सभी की विस्मयकारी निगाहों के सामने अलग अलग चट्टानों की परतें दिखाई दीं। ये चट्टानें कई मीटर लंबी और लगभग 1 मीटर मोटी थीं। ये घनी थीं और परत दर परत जमा थीं, मानो कोई बवंडर गर्जना कर रहा हो और उसे घेर रहा हो। अदृश्य तेज हवा फैल गई और अंतरिक्ष पूरी तरह से विकृत हो गया। उसी क्षण दुबले पतले युवक का शरीर पूरी तरह से परतदार पत्थर की शिलाओं से ढक गया, और परतदार पत्थर की शिलाओं से ढका क्षेत्र पूरे 300 मीटर का था। एक अत्यंत प्रचंड ऊर्जा प्रचंड रूप से उमड़ पड़ी। पृथ्वी गुण रक्षात्मक मार्शल कौशल कम से कम रहस्यमय स्तर के प्रारंभिक चरण में। वह युवक एक दोहरे गुण वाला मार्शल कलाकार भी है। देखने के मंच पर सभी मजबूत अभ्यासी तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। क्या शक्तिशाली पृथ्वी गुण रक्षात्मक युद्ध कौशल है। इस क्षण अथर्व की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। ये युवक जिस पृथ्वी गुण युद्ध कौशल को सक्रिय कर रहा था, वह उसकी अपनी पृथ्वी कौशल ढाल से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कम से कम रहस्यमय स्तर के प्रारंभिक चरण तक तो पहुंच ही गया था। अथर्व ये भी महसूस कर सकता था कि तनीषा के आत्मा आक्रमण का इस दुबले पतले युवक पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, जो कि बहुत अप्रत्याशित था, जब तक कि इस युवक की आत्मा शक्ति भी अत्यंत प्रबल न हो। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी शुरू से ही जल गुण वाले आक्रमणों का इस्तेमाल कर रहा था, और अब उसने अपनी पृथ्वी गुण वाली विशेषता प्रकट की, जिससे अथर्व भी बहुत हैरान हुआ।
ये 3 संप्रदायों और 4 द्वारों का समागम सचमुच असाधारण था। हर जगह दोहरे गुण और यहाँ तक कि त्रिगुण गुण वाले मार्शल कलाकार भी दिखाई दे रहे थे। उसी समय आकाश में तलवारों की दर्जनों किरणें भयंकर गति के साथ अनगिनत चकित निगाहों के बीच उल्कापिंडों के टकराने जैसी गड़गड़ाहट के साथ टकराईं, जिससे राक्षसी सच्चे क्यूई झटके निकले और फिर मोटी परत वाली पत्थर की पट्टियों पर गिर पड़े। उस क्षण पूरा अंतरिक्ष हिल गया। प्रचंड ऊर्जा हिंसक रूप से टकराई और अचानक एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। टकराना, अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ और तलवार की किरणों और पत्थर की शिलाओं के संपर्क बिंदु पर अचानक एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों की लहरें, जो स्थानिक उतार चढ़ाव पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रबल थीं, तेजी से उठीं और फिर सभी दिशाओं में फैल गईं। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि पत्थर की शिलाएं परत दर परत टूट रही थीं और हिंसक गुण ऊर्जा में बदलकर विनाशकारी हो रही थीं। और जैसे जैसे जियानशिन की हाथ की मुहर बदलती गई, तलवारों की दर्जनों किरणें भी धीरे धीरे गायब होती गईं। बैंग बैंग, जब तलवार की किरणों ने अंतिम ऊर्जा पत्थर की पटिया को बहा दिया, तो दर्जनों तलवार की किरणों में से केवल एक ही बची। इस आध्यात्मिक अस्त्र की शक्ति तुम्हारे हाथों में बहुत कमजोर है। अब मेरी बारी है। ठीक इसी क्षण दुबले पतले युवक ने धीमी, कुछ कर्कश आवाज में कहा। उसकी हाथ की मुहर अचानक फिर बदल गई और राजसी जल गुण वाली सच्ची का एक और उभार उसके हाथ में तलवार में उमड़ पड़ा। तुरंत तलवार की रोशनी फिर से भड़क उठी और अनगिनत तलवारें ऐसे फूटी जैसे कोई दिव्य युवती फूल बिखेर रही हो। तलवार की किरणों के भीतर उमड़ती लहरों की आवाज धीमी सुनाई दे रही थी। हुश हुश, तलवारों की किरणों के सामने जगह कटफट रही थी। हवा में प्रचंड ऊर्जा भर गई थी। आसपास के चौक में पथरीली जमीन गड़गड़ा रही थी और फट रही थी। पूरी जमीन लगातार कांप रही थी और जमीन की दरारें भी तेजी से फैल रही थीं। तनीषा का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से एक और हाथ की मुहर बनाई। आध्यात्मिक हथियार तलवार, जो धुंधली हो गई थी, एक बार फिर प्रकाश बिखेरने लगी, जिससे तलवार की परछाइयों की झड़ी लग गई। इसके बाद तलवार की किरणों की ये दो धाराएं आपस में गुंथ गईं, मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई मशीनें हों। तलवार की हर किरण अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी और अदृश्य लहरें अंतरिक्ष में चारों दिशाओं में फैल रही थीं। कितनी शक्तिशाली ताकत है! मंच पर बैठे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के प्रबल साधक उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। किसी ने भी इस युवक की इतनी प्रबल शक्ति की आशा नहीं की थी। इस समय अथर्व की अभिव्यक्ति भी भारी थी। उसे लग रहा था कि इस युवक की ताकत राक्षसी रूप से शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे डीजावू की अनुभूति हो रही हो। हुश हुश, अंतरिक्ष में व्याप्त प्रचंड तलवार ऊर्जा के बीच तलवार की रोशनी अंतरिक्षीय वायु प्रवाह की धाराओं को चीरती हुई मानो सीधे अंतरिक्ष को ही विकृत कर रही हो। ऊर्जा से भरे उस अराजक अंतरिक्ष में एक आकृति को भारी रूप से पीछे धकेला गया, लड़खड़ाते हुए और पीछे हटते हुए। ये पृथ्वी आत्मा संप्रदाय की तनीषा थी। क्लैंग, तनीषा की आत्मा की कलाकृति जमीन पर गिर गई और उसने मुंह भर ताज़ा खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके बाएं कंधे से खून बह रहा था, जो दर्शाता था कि उसे प्रतिद्वंद्वी ने घायल किया था। परिणाम तय होते ही पृथ्वी आत्मा संप्रदाय के ओयांग जुवानेंग के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। फिर उन्होंने आह भरी। उन्होंने सोचा था कि चतुर्थ चरण मार्शल जनरल में अपने शिष्य की साधना और एक आत्मा कलाकृति के साथ वे निश्चित रूप से प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत रखेंगे। कौन जानता था कि वे शीर्ष 3 में भी जगह नहीं बना पाएंगे। इस समय 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के संप्रदाय के स्वामी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक समान प्रकाश चमक उठा। इंद्रेश जीत गया, वह शीर्ष 3 में प्रवेश कर गया। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग की आवाज आई। तनीषा ने जमीन से लंबी तलवार उठाई। हाथों की मुहरें बदलते ही लंबी तलवार अजीब तरह से प्रकाश की किरण में बदल गई और उसकी हथेली में समा गई। वह लड़खड़ाती हुई मंच से नीचे चली गई। सफ़ेद घूंघट से चेहरा ढन के दुबले पतले युवक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह चुपचाप पीछे हट गया। मंच से उतरते हुए उसकी नज़र दर्शक दीर्घा की ओर गई। चौक के चारों ओर अनगिनत दर्शक शोर मचा रहे थे। इस लड़ाई ने सचमुच सबके क्षितिज को व्यापक बना दिया था, कल अथर्व की लड़ाई से कहीं ज्यादा जोरदार। दूसरा मैच, युवंतिका बनाम नीतिका। बज, मधुर घंटी फिर बजी। सबके उत्साह के बीच 2 सुंदर आकृतियां मंच पर कूद पड़ीं। उनके पतले शरीर पूरी तरह से उभरे हुए थे और दोनों ही बेहद खूबसूरत थीं। खासकर अवंतिका बेहद खूबसूरत थीं। दोनों महिलाओं की उपस्थिति ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 2 खूबसूरत महिलाओं को एक दूसरे के साथ लड़ते देखना एक अद्भुत दृश्य था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सदस्य भी घबरा गए, लेकिन इस घबराहट में पहले जैसा दबाव नहीं था, क्योंकि एक शिष्य पहले ही शीर्ष 3 में प्रवेश कर चुका था। अथर्व, आपको क्या लगता है हांगलिंग और नीतिका के बीच कौन जीतेगा? अथर्व के पास देवांशी ने पूछा। हालांकि हांगलिंग एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है, वह वर्तमान में केवल द्वितीय चरण की मार्शल जनरल है। अपना तुरुप का पत्ता दिखाए बिना शीर्ष 5 तक पहुंच पाना पहले से ही कुछ हद तक भाग्यशाली है।
नीतिका चतुर्थ चरण की त्रितत्व मार्शल जनरल है और उसके पास संभवतः अपना तुरुप का पत्ता है। हांगलिंग के लिए जीतना आसान नहीं होगा, अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मंच पर इस समय दोनों महिलाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं, उनके चारों ओर एक लड़ाकू भावना व्याप्त थी। दोनों निस्संदेह स्वर्ग की कृपापात्र थीं, दोनों त्रितत्वों की मार्शल कलाकार थीं। अब एक दूसरे के सामने उनमें स्वाभाविक रूप से एक प्रतिस्पर्धी भावना थी। दोनों में से कोई भी नहीं हिला, लेकिन पूरा माहौल तनावपूर्ण था। उनकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं, मानो अगर दुश्मन नहीं हिलेगा तो मैं भी नहीं हिलूंगा, अगर दुश्मन हिलेगा तो मैं पहले हिलूंगा। स्वूश स्वूश, दबी हुई जगह में एक क्षण के ठहराव के बाद दोनों आकृतियां अचानक आगे की ओर उछलीं। हवा के कई अदृश्य झोंके नीचे की ओर बहे और अपनी ऊर्जा से चौक पर हल्के निशान छोड़ गए। एक पल में उल्कापिंडों की तरह एक चाबुक की छाया और एक तलवार की छाया, दोनों सुंदर आकृतियों के हाथों में जोरदार टक्कर खा गईं। चाबुक की छाया मानो किसी बाढ़ के अजगर की तरह उड़ रही थी और तलवार की छाया मानो अपने बिल से निकल रहे एक आत्मिक सांप की तरह थी। शायद दोनों जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी बेहद दुर्जय है, इसलिए शुरू से ही न तो उन्होंने पानी की परीक्षा ली और न ही पीछे हटे। सच्ची क्यूई और गति, चाबुक की छाया और तलवार की ऊर्जा, ये सब उनके नाजुक शरीरों के हिलते ही चरम पर पहुंच गए। एक पल में पूरा चौक धीमी ध्वनि की धमाकों से भर गया। ये पिछले मैच से बिल्कुल अलग था। पिछला मैच धीमा और स्थिर था, जबकि यह हिंसक और तेज था। दोनों सुंदर आकृतियां टिमटिमा रही थीं। नीतिका के हाथ में लंबी तलवार घनी, झुलसा देने वाली सच्ची ची में लिपटी हुई थी और उसमें गर्म ऊर्जा थी जो यूं होंगलिंग की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उस तीखी तलवार की ऊर्जा उस झुलसा देने वाली ऊर्जा के बीच लपटों की लपटें पैदा कर रही थी। जैसे ही वह अंतरिक्ष को चीरती हुई अपने पीछे गर्म लहरों के निशान छोड़ती गई। अवंतिका की चाबुक जैसी छाया अप्रत्याशित थी, किसी जहरीले सांप की तरह चालाक। जल गुण वाली सच्ची क्यूई का इस्तेमाल और लंबे चाबुक के साथ तालमेल बिठाने से उसके हमले और भी ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीले हो गए। दोनों महिलाओं के बीच इस तरह के भीषण टकराव ने मंच पर बैठे विशेषज्ञों को भी चुपचाप सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों वास्तव में 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत साधना का प्रतिनिधित्व कर सकती थीं। चाहे सच्ची ची के स्तर की बात हो, प्रतिभा की या युद्ध कौशल की साधना की, वे चरम स्तर पर पहुंच चुकी थीं। ये पहली बार था जब अथर्व ने अवंतिका को गंभीरता से कोई कदम उठाते देखा था। वह हल्के से मुस्कुराया। ये शरारती बच्ची साधना और शक्ति के मामले में वाकई अद्भुत थी। उसने कभी ड्रैगन रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था और उसकी वर्तमान शक्ति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना झाओ किंग कर सके। हालांकि इस समय अथर्व की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। अवंतिका की ताकत नीतिका से थोड़ी कम लग रही थी। बैंग बैंग, ऊपर की जगह में लगातार ध्वनि की गूंज गूंज रही थी। शुरुआत से ही अवंतिका के बेहद भयंकर हमलों का सामना करते हुए नीतिका के हाव भाव लगभग अपरिवर्तित रहे। हुश हुश, अवंतिका ने कोड़े जैसी छायाओं से भरा आकाश फैला दिया जो अंतरिक्ष में फैल गया, स्थानिक तरंगों को एक अजीब चाप में विकृत कर दिया जिसने नीतिका को तुरंत घेर लिया। फीकी अभिव्यक्ति के साथ उमड़ते चाबुक के साए को देखते हुए नीतिका का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसी समय उसकी तलवार पर लगी तलवार की रोशनी अचानक चमक उठी। क्रैक क्रैक, अचानक तीखी आवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। नीतिका की लंबी तलवार पर प्रचंड जल गुण ऊर्जा का एक उभार तुरंत संघनित हो गया। पलक झपकते ही ये जल गुण ऊर्जा भेदी बर्फ के शंकुओं में बदल गई जो अंतरिक्ष को चीरते हुए बिजली की तरह सीधे कोड़ों की परछाइयों से भरे आकाश से टकराकर बाहर निकल गईं। जल, अग्नि, लकड़ी, 3 गुण। अथर्व ने नीतिका को देखा। उसकी त्रितत्व मार्शल कलाकार प्रतिभा अवंतिका से कम नहीं थी। अवंतिका को इस मामले में कोई बढ़त नहीं थी। इन 2 भयंकर हमलों की टक्कर में अवंतिका की चाबुक जैसी परछाइयां तुरंत बिखर गईं और नष्ट हो गईं तथा धुएं जैसी ऊर्जा में बदल गईं जो अंतरिक्ष में गायब हो गईं। इस समय बर्फ के शंकुओं में अभी भी अवशिष्ट शक्ति थी और उन्होंने सीधे अवंतिका को घेर लिया था। हवा से उड़ते बादल, अवंतिका का चेहरा एकदम बदल गया। हवा का एक तेज प्रवाह उसके हाथ में अचानक घूम गया, मानो बवंडर की तरह गर्जना और उछल रहा हो। हवा में भयानक ऊर्जा भर गई और हवा का एक तेज झोंका संघनित हो गया जिसने तुरंत चारों तरफ से नीचे दब रहे बर्फ के शंकुओं को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान फैला और फट गया। हवा में प्रचंड शक्ति के विस्फोट के बीच भयावह ऊर्जा के नीचे अनगिनत बर्फ के शंकु अंततः टुकड़ों में बिखर गए और अंततः अंतरिक्ष में गायब हो गए। प्रहार प्रहार, इस हमले के बाद वह अजीब बर्फ के शंकुओं का विरोध करने में कामयाब रही, लेकिन अवंतिका का नाजुक शरीर एक छिपी हुई शक्ति द्वारा कई कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा भी कुछ पीला पड़ गया। तुरुप का पत्ता दिखाने का समय आ गया है ना? अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। अवंतिका की ताकत नीतिका से साफ तौर पर कम थी। समान प्रतिभा लेकिन कम साधना स्तर के साथ उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से कम होगी। जैसे ही अवंतिका का नाजुक शरीर पीछे हटा, उसकी अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई।
हाथों की मुहरें बदलने के साथ अचानक एक अजीब सी हाथ की मुहर बन गई। तुरंत उसके हाथ से एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी निकली और एक अनोखी ऊर्जा तुरंत पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। आत्मा की कलाकृति। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। अवंतिका का तुरुप का पत्ता वह महल की आत्मा की कलाकृति थी, वह पहले भी उसके अंदर फंस चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की अवंतिका के पास भी एक आत्मा कलाकृति होगी। एक मार्शल कलाकार के लिए आत्मा कलाकृति का उपयोग करने में सक्षम होना दुर्लभ है, गु फैंग ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, फिर युन शियाओटियन की ओर मुड़ा। इस लड़की की आत्मा शक्ति बुरी नहीं है, इसलिए संप्रदाय ने उसे उपयोग करने के लिए एक आत्मा कलाकृति दी है। मुझे नहीं पता कि वह इसे किस स्तर तक सक्रिय कर सकती है, आदित्य नारायण ने कहा। उसकी निगाहें मंच पर टिकी थीं और वह भी गंभीर हो गया था। मंच पर इस क्षण बिजली की तरह चमकती हुई सफ़ेद रोशनी अचानक सैकड़ों मीटर बड़े एक विशाल सफ़ेद महल में बदल गई। नीतिका का चेहरा उतर गया और उसके हाव भाव भी कुछ चौंके हुए से लग रहे थे। उसका शरीर अचानक किसी भूत की तरह तेजी से पीछे हट गया। जाओ। जैसे ही अवंतिका के हाथ की मुहरें बदली, ऐसा लगा कि इस सफ़ेद महल को सक्रिय करने के लिए भारी खपत की आवश्यकता है और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस क्षण सफ़ेद महल फिर से फैल गया, सैकड़ों मीटर बड़ा हो गया और एक शक्तिशाली आभा के साथ हवा में से नीचे गिर पड़ा, अंतरिक्ष को घेर लिया और नीचे दबा दिया। हालांकि नीतिका ने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था, फिर भी वह एक कदम धीमी थी और तुरंत विशाल सफ़ेद महल में समा गई। यह आत्मा कलाकृति असाधारण है। संतोषवर के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। वह मंच की ओर देख रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी और थोड़ी चिंता भी थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। यह एक आत्मा कलाकृति है। केवल 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के लोगों के पास ही ऐसे खजाने हो सकते हैं। आत्मा की कलाकृतियां ऐसी चीज़ नहीं है जो आम लोगों के पास हो। काश मेरे हाथ में भी कोई आत्मा की कलाकृति होती। आसपास के सभी दर्शक इस क्षण अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध थे। उनके लिए आत्मा की कलाकृतियां बिल्कुल दूर की बात थीं। सबका ध्यान अब सफ़ेद महल में केंद्रित था। हर कोई सफ़ेद महल के भीतर एक ऐसी आभा महसूस कर सकता था जिसने उनकी रूह तक हिला दी। उस सर्वव्यापी ऊर्जा आभा ने पूरे आसपास के स्थान को मानो थरथरा दिया था। अथर्व भी देख रहा था। उसने इस आत्मा कलाकृति की शक्ति का परीक्षण किया था और जानता था कि यह कितनी दुर्जय है। इस समय अथर्व भी अनुमान लगा रहा था कि क्या नीतिका अवंतिका की आत्मा कलाकृति को तोड़ पाएगी। मंच पर अवंतिका के हाथों की मुहरें एक के बाद एक बदलती रहीं, उसका चेहरा पीला पड़ता गया। उसके हाव भाव में आए बदलावों से साफ जाहिर था कि उस आत्मा के भीतर एक बेहद भीषण संघर्ष चल रहा था। ठीक इसी क्षण पूरा विशाल श्वेत महल कांपने लगा। मंच पर बैठे विशेषज्ञों के चेहरे पर उलझन थी। हिस हिस हवा के टूटने की आवाज़ आई और उसके बाद पूरा सफ़ेद महल जोरदार कंपन से कांप उठा। जैसे ही महल हिला, जमीन से अनगिनत सफ़ेद रोशनियां फूट पड़ीं। जमीन से सफ़ेद रोशनी तेजी से महल के चारों ओर फैल रही थी। इस समय एक भयानक शक्ति भी तेजी से घूम रही थी। इस आभा को महसूस करते ही सबके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह छा गया। एक क्षण में जब सब लोग स्तब्ध होकर चुपचाप देख रहे थे, पूरा विशाल सफ़ेद महल आत्मा यंत्र अचानक आसमान में उड़ गया। अंतरिक्ष के भीतर से सफ़ेद रोशनी का एक विशाल पुंज फूट पड़ा, जो सीधे अंतरिक्षीय तरंगों को भेदता हुआ दूर तक फैल गया। इस भयावह श्वेत प्रकाश पर एक सघन वायु गुण ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। उसी समय ये भयावह ऊर्जा आकाश में उड़ी और 200 मीटर से भी बड़े एक विशाल श्वेत प्रकाश क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। प्रकाश क्षेत्र ने घूमते हुए अंतरिक्ष को सीधे विकृत कर दिया और अंततः श्वेत महल से जोरदार टक्कर मारी। इस क्षण नीतिका का अति सुंदर रूप फिर से चौक पर प्रकट हुआ। उसकी आभा उमड़ पड़ी, उसकी बैंगनी पोशाक लहरा उठी और उसके लंबे बाल उसके पीछे नाचने लगे। इस क्षण बालों की हर लट में मानो शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। 7वें स्तर की मार्शल जनरल। सब चौंक गए। इस समय नीतिका से निकलने वाली आभा मार्शल जनरल के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी, न कि चौथे स्तर तक जो उसने शुरू में प्रदर्शित किया था। बैंग बैंग बैंग। इसी क्षण श्वेत प्रकाश का गोला फट गया और वायुगुण ऊर्जा अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। अवंतिका द्वारा सक्रिय किया गया विशाल श्वेत महल भी तुरंत हिलकर खुल गया और शक्तिशाली रुकी हुई शक्ति की एक सतत धारा ने विशाल श्वेत महल पर भीषण प्रहार किया। फफ। अवंतिका ने मुंह भर खून थूक दिया। विशाल सफ़ेद महल अचानक अपनी धारण शक्ति खो बैठा, उसकी रोशनी तेजी से मंद पड़ गई और फिर सिकुड़कर प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो अंततः अवंतिका के हाथ में आ गई। वायुगुण रहस्यवादी पद निम्न श्रेणी मार्शल कौशल 7वें स्तर का मार्शल जनरल 4 गुण मार्शल कलाकार। अथर्व के चेहरे पर इस पल पहली बार आश्चर्य साफ झलक रहा था। नीतिका, जो चौक के नीचे थी, ने अभी अभी वायुगुण रहस्यवादी पद निम्न श्रेणी कौशल का प्रयोग किया था और पिछले कुछ दिनों में हुई अपनी पिछली लड़ाइयों में नीतिका पहले ही जल, अग्नि और लकड़ी के गुण प्रदर्शित कर चुकी थी। इस वायु गुण को जोड़ने पर कुल 4 गुण हो गए और नीतिका उस समय पहले से ही 7वें स्तर की मार्शल जनरल थीं।
संभावना थी कि वह पहले भी अपनी ताकत और आभा को छिपाने या नियंत्रित करने के लिए किसी खास तरीके का इस्तेमाल करती रही होंगी और अंत में ही उसे उजागर कर पाई होंगी। संप्रदाय गुरु गो, क्या आपके संप्रदाय से नीतिका एक 4 गुण मार्शल कलाकार है? इस समय मंच पर मौजूद सभी ताकतवर लोग संतोषवर की ओर देख रहे थे। यूं होंगलिंग की हार या नीतिका की जीत सभी ने अस्थायी रूप से भुला दी थी। यहाँ तक कि आदित्य नारायण, एल्ड यांग और अन्य लोग भी आश्चर्य से संतोषवर को देख रहे थे। ये सही है, रुलान एक 4 गुण वाली मार्शल आर्टिस्ट है। सभी के भाव देखकर संतोषवर संतुष्टि से मुस्कुराया। फुश, सब अचंभित रह गए। 4 गुणों वाले मार्शल आर्टिस्ट की साधना गति आम लोगों से 4 गुना तेज होती है और उनके पास कई अन्य प्रतिभाएं भी होती हैं। ये बिल्कुल भयानक है। अगर एक 3 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही ईर्ष्या और जलन का पात्र है, तो एक 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। 3 गुण वाले मार्शल आर्टिस्ट फीनिक्स के पंखों और किलिन सींगों जितने दुर्लभ हैं, करोड़ों में एक। 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट करोड़ों में एक होता है, जो सिर्फ किंवदंतियों में ही मौजूद है। एक 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट, विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं और बुजुर्गों ने धीरे से आह भरी। 7वें स्तर का मार्शल जनरल, 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट, युवा पीढ़ी में सबसे शक्तिशाली किसे माना जा सकता है? अपने सामने नीतिका को देखकर अवंतिका का चेहरा पीला पड़ गया। इस समय उसे प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत का भी एहसास था। एक 4 गुणी मार्शल आर्टिस्ट, एक 7वें स्तर की मार्शल जनरल। एक स्पिरिट टूल के साथ भी वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि एक स्पिरिट टूल शक्तिशाली होता है, वह अपनी सबसे प्रबल शक्ति को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकती थी। अगर वह एक स्पिरिट मास्टर होती तो शायद उसकी शक्ति कहीं अधिक होती। मैं हार गई, अवंतिका ने अपने मुंह से खून पोंछने के बाद नीतिका से धीरे से कहा। दूसरा मैच, नीतिका जीत गई और शीर्ष 3 में प्रवेश कर गई। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में घोषणा की। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग को नीतिका की जीत पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या शक्तिशाली ताकत है कि नीतिका एक 4 गुण मार्शल कलाकार है। क्या तुमने देखा, नीतिका 7वें स्तर की मार्शल जनरल है, इसलिए वह अपनी ताकत छुपा रही थी। एक 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट, ये बहुत डरावना है। मैंने पहले कभी किसी को 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट होते नहीं सुना। लाखों दर्शकों में से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। तुरंत ही गगनभेदी चीखें गूंजने लगीं। 2 घंटे बाद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के आंगन हॉल में कई बुजुर्ग, युन शियातियान, अथर्व और अवंतिका बैठे थे। अवंतिका ने एक गोली ली और उसका रंग थोड़ा सुधर गया, लेकिन वह अभी भी पीला था। अवंतिका, तुम्हें कैसा लग रहा है? युन शियाओटियन ने चिंतित होकर पूछा। पिताजी, मैं ठीक हूँ। मेरी नींव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कुछ दिनों के आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, अवंतिका ने धीरे से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय इतना कुछ छिपाएगा। एक 4 गुणी मार्शल आर्टिस्ट, एक 7वें स्तर का मार्शल जनरल। इतनी ताकत के साथ युवा पीढ़ी में उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? एल्ड यांग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। 4 गुण वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत दुर्लभ हैं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने भी बहुत कुछ छिपाया है, एल्डजी ने धीरे से कहा। वैसे भी यह अच्छी बात है कि हमारे क्लाउड और सनसेट से किसी ने इस बार शीर्ष 3 में प्रवेश किया, आशुतोष ने कहा। और यह अच्छी बात है कि अथर्व सीधे आगे बढ़ सका। अन्यथा अगर वह उनमें से किसी से भी मिलता तो मुझे डर है कि हमारे क्लाउड और सनसेट को शीर्ष 3 में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता, एल्डरसॉन ने धीरे से आह भरी। लिंक्विंग और नीतिका दोनों ही बेहद ताकतवर हैं। जियानशिन एयर के हाथ में भी एक स्पिरिट टूल है। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है, और सभी ने देखा कि लिंक्विंग अपनी ताकत दिखाते हुए जियानशिन एयर को हरा सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के टूर्नामेंट में इतने शक्तिशाली व्यक्ति उभरेंगे, आदित्यानार्यन ने धीरे से कहा। फिर अथर्व की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह भी अच्छा है कि अथर्व सीधे आगे बढ़ सका, अन्यथा ये वास्तव में परेशानी भरा होता। इस समय आदित्यनारायण के दिल में ये भी था कि अथर्व के लिए उन तीनों से मुकाबला करना मुश्किल होगा। इस बार अथर्व सचमुच भाग्यशाली रही और उसने क्लाउड और सन संप्रदाय को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। ये दुख की बात है कि हमारे बादल और सूर्य संप्रदाय इस बार प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, एल्डर यांग ने थोड़ी आह भरी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के नीतिका और इंद्रेश दोनों ही बेहद ताकतवर हैं, और नीतिका की ताकत थोड़ी ज्यादा लगती है। 7वें स्तर का मार्शल जनरल, 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट, 8वें स्तर के साधारण मार्शल जनरल को भी सीधे तौर पर हरा सकता है, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि नीतिका के पास मिस्टिक रैंक्लो ग्रेड मार्शल स्किल भी है, युन जियातन ने धीरे से कहा। लगता है स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों वाले टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, एल्डरजी ने कहा। यदि हमारे क्लाउड और सनसेट में भी 4 गुण वाला मार्शल आर्टिस्ट होता तो भविष्य में वे निश्चित रूप से पुनर्तः शक्तिशाली बन सकते थे। अथर्व, कल की प्रतियोगिता के लिए बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो।
तुम पहले ही शीर्ष 3 में पहुंच चुके हो। यू यूकियान को हमेशा अपने प्रिय शिष्य पर भरोसा था, लेकिन इस समय उसे कल की शीर्ष 2 प्रतियोगिता पर कोई भरोसा नहीं था। किसी चमत्कार के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ताकत में अंतर साधारण नहीं था। अथर्व, कल की प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि तुम सीधे आगे बढ़ गए हो, कल तुम शीर्ष 2 में प्रतिस्पर्धा करोगे। नीतिका और इंद्रेश लॉटरी निकाल कर तय करेंगे कि शीर्ष 2 के लिए तुम्हारे खिलाफ कौन प्रतिस्पर्धा करेगा, आदित्य नारायण ने अथर्व से कहा। चाहे तुम्हारा सामना किसी से भी हो, कल बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। किसी और चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो। इस बार तुम्हारा शीर्ष 3 में आना संप्रदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जब हम संप्रदाय में वापस आएंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर अच्छा इनाम दूंगा। हाँ, संप्रदाय गुरु, अथर्व ने धीरे से कहा, ज़्यादा कुछ बोले बिना। मन ही मन अथर्व नीतिका और उस दुबले पतले युवक के बारे में भी सोच रहा था। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। अगर वह अपनी जान की बाजी न लगाए तो उन दोनों से निपटना मुश्किल होगा, शायद नामुमकिन भी। एल्डर यांग, एल्डर जी और एल्डर सॉन्ग, तीनों में से किसी को भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि क्लाउड और सनसेट इस समय शीर्ष 2 में प्रवेश कर सकते हैं, जब तक कि कोई भूत प्रकट न हो जाए। उन दोनों की ताकत वाकई असाधारण थी। एक क्षण के बाद अथर्व हॉल से बाहर निकलकर अपने कमरे में लौट आया। बॉस, क्या हुआ? अपने बॉस के हाव भाव थोड़े बिगड़े हुए देखकर छोटू ने तुरंत पूछा। उसकी छोटी छोटी आंखें घूम गईं और उसकी नज़र तुरंत अथर्व के कंधे पर पड़ गई। मैं कल की प्रतियोगिता के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी 2 से निपटना आसान नहीं लगता, अथर्व ने धीरे से कहा। दोनों बहुत ताकतवर हैं और इनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन लगता है तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। क्या तुम्हें आत्मविश्वास नहीं है? मधुरिमा का छोटा शरीर कुर्सी पर सुस्ती से पड़ा था और बोलते हुए उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। मुझे सच में भरोसा नहीं है। फिर देखेंगे, मैं पहले कोशिश करूंगा। अथर्व के होंठों पर मुस्कान आ गई। पालथी मारकर बैठे बैठे शाम होने ही वाली थी। अथर्व तुरंत साधना की अवस्था में आ गया। कल शीर्ष 2 में से किसी एक से उसका मुकाबला होना तय था। चाहे वह कोई भी हो, उसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि अथर्व ऐसा इंसान नहीं था जो बिना लड़े हार मान ले। इसके अलावा शीर्ष 2 में पहुंचने से आदित्य नारायण को एक और बात पर सहमत होने का मौका मिल जाता। लाभ सामने होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाता। एक क्षण बाद अथर्व का शरीर भी एक हल्के पीले प्रकाश चक्र में लिपटा हुआ था। छोटू और मधुरिमा के चारों ओर भी प्रकाश की धाराएं घूम रही थीं, दोनों साधना की अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। बाहरी दुनिया में साधना के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उपलब्ध होने के कारण मधुरिमा भी लगन से साधना कर रहा था। स्वर्गीय तलवार नगरी में अब पूरा शहर 4 गुणों वाले मार्शल आर्टिस्ट नीतिका की चर्चा कर रहा था। ये खबर बवंडर की तरह फैल गई। शाम तक विशाल स्वर्गीय तलवार नगरी में लगभग सभी को इस खबर के बारे में पता चल गया। साथ ही ये खबर स्वर्गीय तलवार नगर के भीतर कई माध्यमों से अनगिनत बड़ी और छोटी सेनाओं तक भी फैल रही थी। इस 4 गुनी मार्शल कलाकार का प्रकट होना निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली घटना थी। 4 गुनी मार्शल कलाकार का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी शक्ति उतनी ही भयानक होती है। ऐसा व्यक्ति और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य ऐसी चीज थी जिस पर प्रमुख सेनाओं को ध्यान देना था। हेवनली स्वॉर्ड सिटी की सट्टेबाजियों में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, नीतिका, इंद्रेश और अथर्व। अथर्व के दांव पहले बहुत कम थे। तीसरे राउंड में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वे और भी कम हो गए थे। लोकप्रिय प्रतियोगियों के दांव स्वाभाविक रूप से कम होते हैं। कृपया एंटी पायरेसी के कारण हुई असुविधा के लिए क्षमा करें। धन्यवाद। हालांकि कल शीर्ष 2 में प्रवेश करने के लिए अथर्व के ऑड्स 1 से 300 थे, नीतिका के 1 से 1 और इंद्रेश के 1 से 2। अगर अथर्व खुद इन ऑड्स को देखता तो वह निश्चित रूप से मौत के मुंह में चला जाता। ऐसा लग रहा था कि हेवन स्वॉर्ड सिटी में हर कोई उसके बारे में आशावादी नहीं था। ऑड्स के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शहर में लगभग सभी लोग नीतिका के पक्ष में थे, उसके बाद इंद्रेश, जबकि अथर्व को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। 1 से 300 की ऑड्स बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल असंभव। रात हो गई, आकाश अंधकार से ढक गया, आकाश में अर्धचंद्र लटक रहा था और अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। शांत रात्रि आकाश जीवंत और हलचल भरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय के साथ एक विपरीत स्थिति बना रहा था, और इस समय केवल एक व्यक्ति अकेले इस सुंदर रात्रि आकाश की सराहना कर रहा था। एक शांत सराय के अंदर छत पर एक आकृति छज्जे पर बैठी थी। उनके कपड़े रात की हवा में सरसराहट की आवाज करते हुए नाच रहे थे। इस व्यक्ति का चेहरा एक सफेद घूंघट से ढका हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि इंद्रेश था, जो 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सम्मेलन में भाग ले रहा था। अंधेरे में इंद्रेश की आंखों में भी एक तेज चमक दिखाई दी। इस रात में उसके पूरे शरीर से अनायास ही अकेलेपन की एक आभा फैल गई। युवा गुरु, आप आराम क्यों नहीं कर रहे? आपको कल भी 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की सम्मेलन प्रतियोगिता में भाग लेना है। एक बूढ़ा आदमी जिसका रूप थोड़ा भयावह था चुपचाप छत की बीम पर आया।
सामने खड़े दुबले पतले युवक की ओर उसकी आंखों में पूर्ण सम्मान था। मुझे पता है, क्या खजाने के बारे में कोई नई खबर है? दुबला पतला युवक पीछे मुड़ा नहीं, बल्कि आसमान में अर्धचंद्र को घूरता रहा। हाल ही में कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन मैं अभी निश्चित नहीं हो सकता। आखिरकार, ये खबर तो कई साल पुरानी है। लगता है वह खजाना वसंत कस्बे के एक छोटे से परिवार के पास पहुंच गया है। इसकी पुष्टि होने के बाद मैं युवा स्वामी को रिपोर्ट करूंगा, दुष्ट बूढ़े ने कहा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके इसकी पुष्टि करने की कोशिश करो। अगर यह खजाना अन्य ताकतों को मिल गया तो हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, दुबले पतले युवक ने कहा। हाँ, युवा स्वामी, दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा। युवा स्वामी, कल की प्रतियोगिता के बारे में पूरा शहर अब अनुमान लगा रहा है कि आप और नीतिका सबसे होनहार हैं। क्या युवा स्वामी वास्तव में नीतिका को हराने का इरादा रखते हैं? नीतिका को हराना 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के लिए एक झटका होगा। 7वें स्तर पर एक चतुर्भुज मार्शल जनरल, मैं उसे अपनी आंखों में भी नहीं रखता, पतले युवक ने धीमी, कर्कश आवाज में कहा। बेशक, युवा मास्टर नीतिका को अपनी नज़रों में नहीं रखेगा जब वह कोई कदम उठाएगा। यहाँ तक कि राज्य के स्वामी ने भी कहा कि युवा मास्टर की प्रतिभा उससे भी ज्यादा मजबूत है। जहाँ तक उस दूसरे व्यक्ति अथर्व, जो एक त्रितत्व मार्शल कलाकार है, की बात है, वह भी युवा मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, दुष्ट बूढ़े ने कहा। तो उसका नाम अथर्व है, दुबले पतले युवक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अचानक थोड़ी कांपने लगी। चहल पहल से भरे स्वर तलवार शहर में रात धीरे धीरे बीत रही थी। जब पूर्व दिशा में प्रकाश की पहली किरण उठी, जिससे एक मछली का पेट दिखाई दिया, तो एक ताज़ा बसंत की हवा बही और दूर आकाश में धुंधली तारों की रोशनी धीरे धीरे छिटने लगी। फुस, अथर्व ने अपने शरीर से एक गंदी सांस छोड़ी। एक रात की साधना के बाद उसकी साधना में थोड़ा सुधार हुआ था, हालांकि नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। बॉस, आज का फैसला आप पर है। लिटिल लॉन्ग ने साधना बंद कर दी और उसके शरीर के चारों ओर पीली रोशनी की एक चमक चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उसकी प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है। अथर्व, आज चाहे तुम्हारा सामना किसी से भी हो, ये बहुत ही परेशानी भरा होगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और क्या तुरुप के पत्ते हैं, मधुरिमा ने धीरे से कहा। हे, अथर्व हंसा। लग रहा था आज उसके तुरुप के पत्ते खुल जाएंगे। चाहे उसका सामना किसी से भी हो, उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। सुबह सुबह ही हेवन स्वॉर्ड सिटी का चौक लोगों से खचाखच भर गया था। हर कोई इस चरम प्रतियोगिता के आखिरी 2 मुकाबलों को देखना चाहता था। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता, मुकाबला और भी कड़ा होता जाता। जब अथर्व चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सदस्यों के साथ चौक के सामने स्थित अवलोकन मंच पर पहुंचे, तो अन्य 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के विशेषज्ञ भी आ चुके थे। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने अपनी अपनी जगहें ग्रहण की और अथर्व, देवांशी, को दाओजुए, हान फैंग और अन्य लोग खड़े रहे। अवंतिका की चोटें अभी ज्यादा ठीक नहीं हुई थीं, फिर भी वह आने पर अड़ी रहीं। अथर्व आज निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा कर रही थी और वह इसे मिस नहीं करना चाहती थीं। रास्ते में युन शियाओटियन, आशुतोष, एल्ड यांग और अन्य लोग अथर्व पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने बस उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा और कहा कि हारना ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में महान योगदान दिया था। सिर्फ झाओ किंगभई और झाओ किंगटियन दोनों भाइयों की आंखों में थोड़ी नफरत थी और थोड़ा मजाक भी। जिस व्यक्ति को वे सबसे ज्यादा नापसंद करते थे, उसे लगातार आगे बढ़ता देखकर वे हमेशा नाराज हो जाते थे, और अब जब उनका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ था जिसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी, तो वे अचानक बेहद खुश हो गए। छोटे बदमाश, दोनों बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम पहले ही टॉप 3 में आ चुके हो, चोटिल मत हो जाना। अवंतिका का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। नीतिका और लिंग क्विन की ताकत को जानते हुए वह स्वाभाविक रूप से अथर्व के बारे में बहुत चिंतित थी। अथर्व, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो, देवांशी ने धीरे से कहा। हालांकि वह जानती थी कि अथर्व आत्मा और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करता है, लेकिन उसे उसके तुरुप के पत्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मंच पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के कई अन्य शिष्य भी अथर्व और नीतिका पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस समय नीतिका निस्संदेह सभी की प्रशंसा और उत्साह का केंद्र बन गई थी। एक 7वें स्तर की मार्शल जनरल, एक चतुर्भुज मार्शल कलाकार, युवा पीढ़ी में उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? सम्मेलन की तैयारी अभी भी चल रही थी और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के कई अनुयायी अभी भी चौक में व्यस्त थे। आसपास के दर्शक दीर्घाएं अब लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। चौक, जहां पहले 10 लाख लोगों की क्षमता थी, अब लगभग 12 लाख लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। हालांकि वहां भीड़ थी, फिर भी किसी को असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि वे और अधिक उत्साहित और उत्सुक हो गए। भीड़ भरे चौक में उमड़ते नारे और जयकारे मिलकर ध्वनि की लहरें बना रहे थे जो आसमान तक पहुंच रही थीं। इस उग्र वातावरण को महसूस कर हर कोई अनायास ही प्रभावित हो रहा था। इस समय नीतिका अपनी लहराती बैंगनी पोशाक में दर्शक मंच पर मौजूद थी, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।
उनकी ताकत और एक चतुर्भुज मार्शल कलाकार के रूप में उनकी भयानक पहचान ने निस्संदेह सभी को चकित कर दिया। चौक में नीतिका के लिए नारे बुलंद होते जा रहे थे और कभी कभी इंद्रेश का नाम भी सुनाई दे रहा था। अथर्व के लिए नारे अब मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। शीर्ष 2 में प्रवेश करने के बाद अथर्व, जो मूल रूप से इस 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सम्मेलन में सबसे बड़ा छुपे रुस्तम थे, नीतिका और इंद्रेश के दमदार प्रदर्शन के बाद अचानक दब गए। सभी जानते थे कि अथर्व असाधारण है और वे जानते थे कि वह शक्तिशाली है। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के सम्मेलन में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली था, लेकिन उससे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा मौजूद रहे। नीतिका और इंद्रेश की तुलना में अथर्व अभी भी थोड़ा कमज़ोर था, कम से कम अब तो ऐसा ही लग रहा था। अथर्व उन दोनों से कहीं ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। बॉस, ऐसा लगता है कि आज हर कोई आपके बारे में आशावादी नहीं है, लेकिन मैं आपके बारे में आशावादी हूँ। लिटिल लॉन्ग ने आसपास के माहौल को महसूस किया और अपने छोटे से सिर को झुकाते हुए अथर्व से धीरे से कहा, हे बॉस, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, अथर्व ने हंसते हुए कहा और प्यार से लिटिल लॉन्ग के छोटे सिर को सहलाया और थपथपाया। बज़, जब एक मधुर घंटी बजी तो चौक में शोर तुरंत शांत हो गया। उस समय लाखों आंखें चौक के नीचे के क्षेत्र पर टिकी थीं। प्रतियोगी अखाड़े में प्रवेश करने ही वाले थे। मंच पर एक सुंदर आकृति उछली। उसकी बैंगनी पोशाक लहरा रही थी और जैसे ही उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा का संचार हुआ, उसकी नाजुक आकृति मंच से एक सुंदर चाप बनाती हुई हल्के से जमीन पर आ गिरी। जमीन पर धूल का एक कण भी नहीं हिला, जो उसकी ताकत का सबूत देने के लिए काफी था। इस कदम से स्वाभाविक रूप से कई लोग पुनः उत्साहित हो गए। छोटे बदमाश, सावधान रहो, अवंतिका ने धीरे से कहा। लिटिल लॉन्ग और मधुरिमा देवांशी के कंधों पर उतरे। देवांशी की चिंतित निगाहों के नीचे अथर्व मंद मंद मुस्कुराया, फिर अपना ध्यान आगे की ओर केंद्रित किया। सच्ची ऊर्जा के उभार और पैरों के नीचे हवा के एक भंवर के साथ उसका शरीर बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे उतरा और सीधे अखाड़े में छलांग लगा दी। हवा में एक तेज भंवर के साथ उसका शरीर नीतिका से ज्यादा दूर नहीं उतरा। फुश, तभी नीचे से एक और पतली सी आकृति भी अखाड़े में कूद पड़ी। तीनों आकृतियां अखाड़े में एक दूसरे के बगल में खड़ी हो गईं। इन तीनों के प्रकट होते ही शोरगुल की तेज और कोलाहलपूर्ण ध्वनियां आपस में मिलकर ध्वनि की लहरें बन गईं जो सीधे आकाश में पहुंच गईं। जैसे ही सभी ने इन तीनों को देखा, उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की परंपरा के शीर्ष 3, ये तीनों पूरे महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त थे। पूरे अखाड़े में मौजूद लाखों लोगों की निगाहों के सामने लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के 2 रक्षक धीरे धीरे अखाड़े में दाखिल हुए और तीनों के पास पहुंचे। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने जोर से कहा। उनकी आवाज में सच्ची ऊर्जा थी, जो पूरे चौक में गूंजने के लिए काफी थी। 4 दिनों की प्रतियोगिता के बाद 56 प्रतिभागियों में से केवल आप 3 ही बचे हैं। आप तीनों युवा पीढ़ी के बीच असाधारण व्यक्तित्व हैं और आज एक और व्यक्ति बाहर हो जाएगा। शेष 2 कल प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 3 संप्रदायों और 4 द्वारों से निम्न स्तरीय गहन श्रेणी के युद्ध कौशल का एक सेट प्राप्त होगा और उसे सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त होगा। जब लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के शब्द निकले तो चौक के आसपास का क्षेत्र फिर से कुछ अशांत हो गया और चर्चा की आवाजें ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित होने लगीं, जो दूर तक फैल गईं। अथर्व, तुम कल सीधे आगे बढ़े थे और आज तुम प्रतिस्पर्धा में सबसे पहले आओगे। तुम पहले आगे बढ़ो, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अथर्व से कहा। अथर्व इस समय पहले से ही तैयार था। कल सीधे शीर्ष 3 में जगह बनाने में वह भाग्यशाली था, लेकिन आज उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और अब उसे तुरंत प्रतिस्पर्धा करनी होगी। फुश, अपने पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा की चमक के साथ अथर्व पहले से ही दूर स्थित चौक के केंद्र में था। तुम दोनों लॉटरी निकालोगे और तय करोगे कि कौन प्रतिस्पर्धा करेगा। जेड बॉक्स में 2 जेड टोकन हैं। जो नंबर 1 निकालेगा वह प्रतिस्पर्धा करेगा और जो खाली जेड टोकन निकालेगा वह सीधे आगे बढ़ेगा और कल अंतिम प्रतियोगिता की प्रतीक्षा करेगा। जैसे ही अथर्व ने अखाड़े में प्रवेश किया, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग के शब्द नीतिका और इंद्रेश की ओर निर्देशित थे। जैसे ही दोनों ने जेड बॉक्स से एक जेड पर्ची निकाली, अखाड़े का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया, ये सोचकर कि कौन सीधे आगे बढ़ेगा। लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पूछा, खाली जेड पर्ची किसे मिली? मैं। इंद्रेश के मुंह से एक धीमी, कर्कश आवाज आई, जिससे उसके हाथ में एक खाली जेड टोकन दिखाई दिया। सीधे आगे बढ़ो और कल होने वाले अंतिम मुकाबले का इंतजार करो, लाल वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हल्के से कहा। अथर्व का मुकाबला नीतिका से है। मंच पर सभी शक्तिशाली साधक मुस्कुरा रहे थे। अथर्व का सामना नीतिका से था, जो 7वें स्तर का मार्शल जनरल और 4 तत्वों वाला साधक था। भले ही अथर्व असाधारण था, लेकिन नतीजा सबके मन में पहले से ही तय था। अगर अथर्व फिर भी जीत जाता तो यह सचमुच एक भूत देखने जैसा होता। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लोगों ने भी हल्की सी भौहें सिकुड़ी और एक असहाय मुस्कान बिखेरी। वे पहले ही शीर्ष 3 में पहुंचकर बहुत संतुष्ट थे। ये मुकाबला सिर्फ भागीदारी का ही कहा जा सकता है।
संप्रदाय गुरु ह्यून, इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या राय है? जब उन्हें पता चला कि अथर्व का सामना नीतिका से होगा, तो 10,000 जानवरों के संप्रदाय गुरु यिनी ने आदित्य नारायण से पूछा। अभी नतीजे के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, आदित्य नारायण ने हल्के से कहा। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगा कि अथर्व को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन संप्रदाय गुरु होने के नाते वे अपने शिष्य को हतोत्साहित नहीं कर सकते थे। लगता है संप्रदाय गुरुओं में अभी भी आत्मविश्वास है। मेरा सुझाव है कि सभी लोग संप्रदाय गुरुओं के साथ फिर से जुआ खेलें। आप सब क्या सोचते हैं? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु संतोषवर ने भौहें उठाईं और आदित्य नारायण की ओर देखा। संप्रदाय गुरु गो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आदित्य नारायण ने तुरंत कहा। वह इन बूढ़े लोमड़ियों के हाथों फिर से धोखा नहीं खा सकता। अगर उसने फिर से जुआ खेला तो वह जरूर हार जाएगा। संप्रदाय गुरु ह्यून, आप ऐसा नहीं कर सकते। 2 मैच जीतने के बाद आप भाग नहीं सकते। आपको इस पर दांव लगाना होगा। आपके शिष्य अथर्व ने हमेशा मजबूत विरोधियों को हराया है। अनुमान है कि इस मैच में भी उनके पास मौका हो सकता है। हम आपका फायदा नहीं उठाएंगे। अगर अथर्व जीत जाता है तो हम संप्रदाय गुरु ह्यून से उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय मार्शल कौशल के 2 सेट खो देंगे। अगर मेरा नीतिका जीत जाता है तो संप्रदाय गुरु ह्यून को हमसे केवल उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय मार्शल कौशल का 1 सेट खोना होगा। आप इसे कैसे भी आंकें, संप्रदाय गुरु ह्यून फायदा उठा रहे हैं, संतोषवर ने कहा। यू जियाओटियन के बोलने से पहले संतोषवर फिर मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय मास्टर यूं अपने ही शिष्य को नीची नज़र से नहीं देखेंगे, है ना? अगर संप्रदाय मास्टर यूं सीधे आत्मसमर्पण कर देते हैं तो वह सबसे पहले उच्च श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल का 1 सेट खो देंगे। मैं भी जुआ खेलूंगा। उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल के 1 सेट के बदले उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल के 2 सेट। संप्रदाय गुरु ह्यून, आप बड़ा फायदा उठा रहे हैं, यिनी ने कहा। मैं भी इस आनंद में शामिल होऊंगा, गुयुआन संप्रदाय के वेई बंग्यान ने दांत पीसते हुए कहा। बाकी बचे कुछ संप्रदाय के गुरुओं ने भी दांत पीसकर उनका अनुसरण किया। अथर्व का मुकाबला नीतिका से था और उनके पास जुआ न खेलने का कोई कारण नहीं था। हालांकि दांव कुछ हद तक अनुचित था, लेकिन अथर्व का नीतिका से मुकाबला भी उतना ही अनुचित था और नतीजा लगभग तय हो चुका था। संप्रदाय के स्वामी उच्च स्तरीय गहन स्तरीय युद्ध कौशल का 1 सेट जीतने की उम्मीद में ऐसा करते थे। लगातार 2 सेट हारने से उन्हें दुख होता था और 1 सेट जीतना अच्छा होता था। हालांकि इस समय विभिन्न संप्रदायों के स्वामी भी कुछ हद तक दांत पीस रहे थे। अगर वे हार गए और उन्हें उच्च स्तरीय गहन स्तरीय युद्ध कौशल के 2 और सेट गंवाने पड़े तो उनके संप्रदायों के सर्वोच्च बुजुर्गों को वापस लौटने पर यह समझाना मुश्किल होगा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय से उच्च स्तरीय गहन स्तरीय युद्ध कौशल के 3 सेट वापस ला सकते हैं, लेकिन अगर वे खुद 4 सेट गंवा बैठें तो यह इसके लायक नहीं होगा। आदित्य नारायण का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। यह कोई जुआ नहीं था, ये बूढ़ी लोमड़ियां साफ तौर पर उसे लूटने की कोशिश कर रही थीं और वह मना नहीं कर सका। ठीक है, ये यून सभी संप्रदाय के स्वामियों के साथ जुआ खेलेगा, आदित्य नारायण थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन अपने दिल में वह कोस रहा था, ये लोमड़ियां, बस इसे ऐसे समझो जैसे कि मैंने केवल 1 मैच जीता है। हाँ, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय, आपके दिखावे से लगता है कि आप में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, शायद आपका शिष्य अथर्व हम सबको फिर से आश्चर्यचकित कर देगा, यिनी खिलखिलाकर हंसा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने आदित्य नारायण को घेर लिया हो। दूसरे संप्रदाय के गुरु भी मन ही मन मुस्कुराए। 1 सेट जीतना अच्छा था और यह मैच भी पक्का जीतना चाहिए। अगर वे फिर हार गए तो मानो भूत देख लिया गया हो। स्विश, अखाड़े में एक बैंगनी आकृति उतरी और अथर्व के सामने खड़ी हो गई। वह नीतिका थी। अथर्व ने नजरें उठाकर सामने खड़ी महिला को देखा। आज नीतिका ने कुछ खास तैयारियां की थीं। एक बैंगनी रंग की लंबी पोशाक उसके खूबसूरत शरीर पर लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्का पाउडर लगा हुआ था, जिससे वह नाजुक और आकर्षक लग रही थी। उसके काले बाल उसके सिर के पीछे बंधे हुए थे और उसके जूड़े में एक गुलाबी बैंगनी मोती का फूल लगा हुआ था, जो उसकी त्वचा को घनीभूत चर्बी की तरह उभार रहा था। अपनी उत्कृष्ट आकृति और सुंदर चेहरे के साथ, हालांकि अवंतिका और देवांशी की तुलना में वह थोड़ी कम आकर्षक थी, फिर भी वह निश्चित रूप से एक महान सुंदरी थी। जैसे ही नीतिका ने अखाड़े में प्रवेश किया, पूरा मैदान तुरंत शांत हो गया। फिर चौक के चारों ओर से पछतावे और आहें भरने की आवाजें आने लगीं। सबके दिलों में पहले से ही परिणाम का अंदाजा था। अथर्व, आपकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन आज यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आप सीधे आत्मसमर्पण करना चुन सकते हैं। नीतिका ने अथर्व को देखा, उसके मोती जैसे दांत थोड़े से खुल गए और उदासीनता से कहा, क्या ऐसा है? मैं बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, अथर्व ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा। तुम में हिम्मत तो है। नीतिका की भौहों पर एक हल्की सी हैरानी की झलक उभरी। फिर उसने कहा, तुम पहले जाओ।
पहले स्तर की मार्शल जनरल साधना के साथ तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होगे। मैं कभी भी महिलाओं का फायदा नहीं उठाता। आप एक महिला हैं, इसलिए आप पहले जाएं, अथर्व ने हल्के से कहा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बहुत सहज और उदासीन थी। ये बच्चा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सौम्य और विनम्र है या थोड़ा अभिमानी है। अथर्व की उपस्थिति को देखकर देखने के मंच पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के मजबूत साधक भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। ये बच्चा मैच हार गया, लेकिन जोश नहीं। हालांकि उसकी गति कम हो गई, फिर भी उसने अपना व्यवहार नहीं खोया। वह बिल्कुल मेरे जैसा है। एल्डर आशुतोष हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस समय अपने शिष्य के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। एल्डर आशुतोष की बातें सुनकर चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के बुजुर्गों और संरक्षकों के मुंह से लगभग चीख निकल गई। पूरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ऐसा कौन था जो नहीं जानता था कि एल्डर आशुतोष का आचरण से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उन्होंने बिना शर्माए ये शब्द कहे, बच्चे, देखते हैं अब तुम कैसे घमंडी बनोगे। झाओ किंगटियन और झाओ किंगहाई भाई अखाड़े में अथर्व को देखकर खुश हो रहे थे। अथर्व का सबसे ताकतवर नीतिका से सामना देखकर उन्हें राहत मिली और वे बस अथर्व के तबाह होने का दृश्य देखने का इंतजार कर रहे थे। इस छोटे चोर की किस्मत बहुत खराब है, अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा। बहन हॉन्गलिंग, कृपया बॉस पर थोड़ा भरोसा रखें, ठीक है? बॉस की ताकत उसके 7वें स्तर के मार्शल जनरल से डरती नहीं है। लिटिल ड्रैगन ने अपना सिर उठाया और कहा। इस समय, जब सब लोग उस पर अच्छी नज़र नहीं डाल रहे थे, अथर्व सिर्फ व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे पा रहा था। नीतिका बहुत ताकतवर था, लेकिन अगर वे सचमुच लड़े तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी भी तय नहीं था। उसके पास जुबान स्तर के 2 निम्न स्तरीय युद्ध कौशल भी थे जिनका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, और वह शून्य आत्मा की मायावी मुहर के साथ भी सहयोग कर सकता था। और अपनी मौजूदा ताकत के साथ अगर वह सब कुछ झोंक दे तो 7वें स्तर के मार्शल जनरल की तो बात ही छोड़िए, 8वें स्तर के मार्शल जनरल को भी वह उन्हें बहुत तकलीफ दे सकता था। आखिरकार उसके पास अभी भी वर्मिलियन बर्ड तकनीक थी, और उसकी मौजूदा ताकत के साथ वर्मिलियन बर्ड तकनीक की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। अगर वह काम नहीं करती तो कम से कम वह अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लेता। उसके पास अभी भी ब्लेड सोल स्लैश था जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। बेशक अथर्व इन 2 तुरुप के पत्तों, ब्लेड सोल स्लैश और वर्मिलियन बर्ड तकनीक का इस्तेमाल अंत तक आसानी से नहीं करेगा। ये उसके आखिरी तुरुप के पत्ते थे। अगर ये उजागर हो जाते तो उसकी ताकत सबके सामने आ जाती, जो उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। चूंकि ऐसा ही है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगी। इस क्षण नीतिका की खूबसूरत आंखें गहरी हो गईं और उसके शरीर के भीतर से एक समृद्ध सच्ची ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी सच्ची ऊर्जा उसके चारों ओर कंपन कर रही थी, और उसकी गोरी कलाई के हल्के से ऊपर उठने पर उसकी ज़ैड हथेली से अचानक अथर्व की ओर एक हथेली का निशान उभर आया। हथेली का निशान इतना गहरा था कि वह एक चिलचिलाती रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, मानो कोई सुनहरी बिजली का बोल्ट अथर्व की ओर तेजी से गिर रहा हो। गति बहुत तेज थी। हर कोई अपनी आंखों के सामने एक आकृति को धीरे से देख पा रहा था, और फिर वह अथर्व के सामने थी। इतनी तेज, अथर्व मन ही मन हैरान हुआ। नीतिका की गति भी अविश्वसनीय रूप से तेज थी, उससे बिल्कुल भी कम नहीं। स्विश, जैसे ही उसके चारों ओर एक भंवर बना, अथर्व की आकृति एक प्रतिबिंब छोड़कर गायब हो गई। उसी समय उसके चारों ओर एक पीली रोशनी चमक उठी और उसके शरीर पर नीला आत्मा कवच तैनात हो गया। 7वें स्तर के मार्शल जनरल नीतिका से मुकाबला करने के लिए अथर्व जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है। अगर उसने नीला आत्मा कवच नहीं लगाया होता तो शायद उसे केवल तबाह ही किया जाता। इस समय नीतिका लगातार उसका पीछा कर रही थी, उसकी ज़ैड हथेली हिल रही थी। जैसे ही हथेली का निशान बदला, वह फिर से अथर्व की ओर दबाव डालने लगी। 1000 हाथ आभा मुहर फाड़ रहे हैं। उसी क्षण अथर्व के हाथ से एक अत्यंत शक्तिशाली हल्की पीली ऊर्जा निकली, जो आकाश में उछलकर कई प्रतिबिंबों में बदल गई। फिर वह एक भौतिक हथेली के निशान में परिवर्तित हो गई, जो नीतिका के हथेली के निशान से जोर से टकराया। बैंग बैंग, जैसे ही ऊर्जा फैली, हवा में एक विशाल ध्वनि विस्फोट गूंज उठा। दोनों आकृतियां ऊर्जा से पीछे धकेल दी गईं। नीतिका का नाजुक शरीर एक कदम पीछे हट गया, जबकि अथर्व का शरीर सीधे 1 दर्जन से ज्यादा कदम पीछे धकेल दिया गया। इतना ताकतवर, अथर्व के चेहरे पर कुछ हैरानी थी। मार्शल जनरल स्तर पर दोनों स्तरों की ताकत में बहुत अंतर था। वह पहले स्तर का मार्शल जनरल था और प्रतिद्वंद्वी 7वें स्तर का मार्शल जनरल था। यह एक गहरी खाई थी। अगर उसके पास नीला आत्मा कवच और अपनी पूरी शारीरिक मजबूती न होती तो वह मुकाबला ही नहीं कर पाता। सिर्फ इस चाल से वह मुकाबला नहीं कर सकता था। यह अथर्व सचमुच कुछ असाधारण है। ऊपर मंच पर बैठे बलवान साधक भी थोड़े आश्चर्यचकित थे। अखाड़े में मौजूद दोनों लोगों ने एक दूसरे को फिर देखा। अगले ही पल दोनों आकृतियां लगभग एक साथ प्रकाश की धारियों में बदल गईं और जोरदार टक्करें मारने लगीं। दोनों की गति चरम पर पहुंच गई थी। हमले बिजली की तरह तेज हो रहे थे और पूरा चौक लगातार धमाकों से भर गया था।
इस समय अखाड़े में हो रहे बदलावों को कुछ ही लोग साफ साफ देख पा रहे थे। इन दोनों के बीच की लड़ाई पूरी तरह से आमने सामने की टक्कर थी, सच्ची ऊर्जा की खपत की लड़ाई। इससे कई बलवान साधक उलझन में पड़ गए। अथर्व को पता होना चाहिए कि उसकी शक्ति अपर्याप्त थी, तो उसने अपने लिए सबसे नुकसानदेह युद्ध क्यों चुना। एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल का 7वें स्तरीय मार्शल जनरल से क्षय रोग में मुकाबला करना थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। आग की लपटें फूटें, पृथ्वी आभा शील्ड, हवा से उड़ते बादल, अथर्व की चीखें चारों ओर फैल गईं। उसकी हल्की पीली आकृति चौक में ऊर्जा के बीच आगे पीछे हिल रही थी। उस प्रचंड ऊर्जा के बीच ध्वनि की गूंज पूरे चौक में लगातार गूंज रही थी। ब्रेकिंग विंड फिस्ट, बांधी हुई लकड़ी की मुहर, भारी हथेली लहराओ, एक के बाद एक नाजुक चीखें गूंजने लगी। हिंसक बल ने अंतरिक्ष को तोड़ दिया और स्थानिक लहरें टूट गईं, मानो पूरे चौक में जोरदार ऊर्जा हवा में भर गई हो, जैसे कि एक के बाद एक बम फट रहे हों। एक स्तरीय मार्शल जनरल का सीधे तौर पर 7 स्तरीय मार्शल जनरल से सामना देखकर सभी लोग अचंभित रह गए और इस आभा ने भी सभी को बगलें देखने पर मजबूर कर दिया। बैंग बैंग बैंग, विशाल ध्वनि विस्फोट के तहत प्रबल ऊर्जा लहर दर लहर फैलती गई तथा एक निश्चित सीमा से आगे हवा में ही नष्ट हो गई। सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और मनोहर आकृतियां नाच रही थीं। दोनों आकृतियां बिजली की तरह आपस में टकरा रही थीं और हर गति के साथ एक प्रचंड शक्ति टकरा रही थी। इस समय अखाड़े में दो आकृतियों के बीच तेजी से टकराव को बहुत कम लोग ही साफ साफ देख पा रहे थे। हवा में एक भयानक ऊर्जा भर गई थी और पूरा चौक उलट पुलट होने के कगार पर था। ये दृश्य देखकर आदित्य नारायण, एल्ड यांग और अन्य लोग चुपके से सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। अथर्व की वर्तमान ताकत की तुलना में ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले झाओ किंगई और दूसरे स्थान पर रहने वाले हानफेंग बहुत कमजोर थे। अखाड़े में दोनों के हमले आपस में टकराए और अनगिनत प्रकाश किरणें बिखर गईं। एक के बाद एक शक्तिशाली शक्तियां हवा में फट पड़ीं। धमाका 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 धमाका, एक भयानक और हिंसक आभा आकाश में फैल गई। हथेलियों के निशान, मुट्ठियों के निशान और प्रबल ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी। जब ध्वनि विस्फोट की आखिरी श्रृंखला गिरी तो एक आकृति सीधे 10 मीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गई। टकराना, अथर्व जमीन पर जोर से गिरा। आसपास की कठोर चट्टान की सतह दरकने लगी। उसके शरीर का खून उसके गले तक पहुंच गया और उसके गले से तुरंत एक मीठा स्वाद आया। ताज़ा खून का एक कौर जबरदस्ती दबाकर और उसे निगलकर अथर्व ऊपर चढ़ गया। नीला आत्मा कवच की रोशनी भी थोड़ी मंद पड़ गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। नीतिका का नाजुक शरीर बस 2 कदम पीछे हटा। उसके आसपास का आभामंडल थोड़ा सा बदल गया। अथर्व को देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखों में भी थोड़ा आश्चर्य था। दोनों आकृतियां स्थिर खड़ी थीं। आसपास की हवा में हिंसक प्रबल ऊर्जा धीरे धीरे विलीन हो गई थी। इस क्षण दोनों आकृतियां फिर से चुपचाप खड़ी हो गईं। अदृश्य रूप से पूरे चौक में हवा दमनकारी हो गई। ये दमनकारी आभा फैल गई जिससे आसपास के कई दर्शक अदृश्य रूप से दब गए। अथर्व, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे हथियार चलाने के लिए मजबूर कर पाओगे। तुमने मुझे बहुत हैरान कर दिया है, नीतिका ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। तुमने मुझे भी हैरान कर दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन तुमने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, अथर्व ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बज़, नीतिका के हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। उसने कहा, मेरे स्वर्गीय तलवार द्वार के शिष्यों की ताकत उनके हाथों में मौजूद तलवार में है। सावधान रहो। लंबी तलवार पकड़े हुए नीतिका का आभामंडल भी अचानक बदल गया। इस समय उसकी बैंगनी पोशाक बिना हवा के लहरा रही थी, एक तेज और रौबदार आभा लिए हुए। उसके पूरे व्यक्तित्व में कमजोरी का नामो निशान तक नहीं था। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत देखनी होगी, अथर्व मंद मंद मुस्कुराया। उसके शरीर के चारों ओर उसकी सच्ची ऊर्जा फिर से कंपन करने लगी। नीला आत्मा कवच पर प्रकाश चमक उठा और रिश्ती हुई सच्ची ऊर्जा ने अंतरिक्ष तरंगों को दूर धकेल दिया। संपीड़ित अंतरिक्ष वायु प्रवाह सीटी बजा रहा था। इस समय नीतिका ने अथर्व पर नजर डाली और उसकी आंखों में अदृश्य रूप से आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इस समय अथर्व के चारों ओर कंपन कर रही आभा से उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी अथर्व वास्तव में उसे दमन का एहसास दिला रही है। ये खत्म होने वाला है। अगर अथर्व के पास समय हो तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी, लेकिन अभी के लिए वह नीतिका का मुकाबला नहीं कर सकता, जुवान माउंटेन गेट के प्रमुख जू होंगयुआन ने धीरे से कहा। उनके शब्दों में अथर्व के प्रति सच्ची प्रशंसा व्यक्त थी। अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से अथर्व की प्रतिभा को पहचान सकते थे। उम्र के लिहाज से अथर्व स्पष्ट रूप से नीतिका से बहुत छोटा था। युन शियाओटियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का समय है? चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिखर पर वापस आकर जब अथर्व ने अवंतिका से युद्ध किया तो अंत में उसने जो अजीबोगरीब युद्ध कौशल संचित किया था वह अभी भी आदित्य नारायण के मन में था।
अथर्व ने अभी तक उसका प्रयोग नहीं किया था, जिससे आदित्य नारायण के मन में उत्सुकता का एक संकेत जुड़ गया। शायद यह विद्रोही अजगर उसे कोई और चमत्कार दे दे। इस समय अखाड़े में लाखों लोगों की नज़रों के सामने उन दोनों के आसपास का आभामंडल अदृश्य रूप से बढ़ रहा था। स्टैंड पर बैठे बलवान लोग भी आश्चर्य से उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों के आसपास इस समय अंतरिक्षीय लहरें हिल रही थीं। उस जबरदस्त आभामंडल को केवल चौक के पास खड़े दर्शक ही भीतर की प्रबल दमनकारी भावना को महसूस कर सकते थे। इस दमनकारी भावना का अधिकांश हिस्सा नीतिका से आया था, इसलिए बहुत से लोग अथर्व से आश्चर्यचकित थे, जिन्होंने इस समय भी बहुत अधिक बदलाव नहीं दिखाया था। पूरे चौक में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सांस रोके दोनों के बीच आखिरी मुकाबले का इंतजार कर रहा था। जब उनके शरीरों की आभा एक निश्चित स्तर तक बढ़ती रही, तो नीतिका की आभा भी उसी क्षण एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। उसके बैंगनी वस्त्र में सरसराहट हुई और आसपास की स्थानिक वायु का प्रवाह दूर हो गया। इस आभा को महसूस करते हुए अथर्व ऊपर से तो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल में जो गंभीरता थी वह कल्पना से परे थी। इसके बाद नीतिका अपनी पूरी ताकत लगाने वाली थी। वह इससे निपट पाएगा या नहीं, यह उसे बिल्कुल नहीं पता था। उसके शरीर के चौड़े और घने मेरिडियन में सच्ची ऊर्जा कंपन कर रही थी। अपने शरीर में 10,000 घोड़ों की तरह दौड़ती हुई प्रचुर सच्ची ऊर्जा को महसूस करते हुए अथर्व ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय वह कुछ और तुरुप के पत्ते भी दिखाने वाला था। 1000 हाथ विभाजन गिरोह सील। जब उसकी नज़र उस नाजुक आकृति पर टिकी तो अचानक चौक के बीचों बीच एक धीमी चीख गूंजी। हवा के थमने की एक धीमी आवाज़ फैली और एक धुंधली पीली आकृति, जो तुरंत एक शक्तिशाली आभा लिए हुए थी, अनगिनत उत्साही निगाहों के बीच नीतिका की ओर दौड़ी। घनी पृथ्वी विशेषता ऊर्जा एकत्रित हुई और एक हथेली के निशान ने प्रतिबिंबों की एक श्रृंखला बनाई और नीतिका की ओर भारी प्रहार करते हुए बाहर निकली। यह आभा अत्यंत शक्तिशाली और आश्चर्यजनक थी। हालांकि इस समय शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए यह देखना मुश्किल नहीं था कि नीतिका की तुलना में अथर्व की आभा काफ़ी अलग थी। इस समय अथर्व की पहल करने की क्षमता ने भी अपने साहस और जुझारूपन से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके बीच की दूरी मात्र 30 मीटर थी और 30 मीटर की दूरी पलक झपकते ही पूरी हो गई। चौक पर दोनों तुरंत पास आ गए। उनकी नज़रें मिली और अथर्व की आंखों में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। लंबे समय से दबा हुआ युद्ध का इरादा आखिरकार इस पल पूरी तरह से फूट पड़ा और उबल पड़ा। वह अपनी ताकत को हमेशा से छुपाए हुए था और इस पल उसे पूरी तरह से मुक्त करने का समय आ गया था। उसके शरीर के हिलने से पहले स्थानिक वायु प्रवाह में उतार चढ़ाव आया। नीतिका हिली। हिलती हुई स्थानिक तरंगों के बीच उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाए और उसका नाजुक शरीर बिजली की गति से जहां था वहां से गायब हो गया। बहती हुई प्रकाश तलवार कला। ठीक इसी समय जब नीतिका की नाजुक आकृति फिर से प्रकट हुई, वह अथर्व के सामने हथेली के निशान के ऊपर थी। उसके हाथ में लंबी तलवार पर तलवार की रोशनी चुपचाप अंतरिक्ष को चीरती हुई अंतरिक्ष की तरंगों में उतार चढ़ाव का नामो निशान तक नहीं ला रही थी। हुश हुश। हथेली का निशान और तलवार की रोशनी बिजली की तरह टकराए। एक पल में जहां जगह टकराए वहां आतिशबाजी की तरह एक चमकदार रोशनी फैल गई और आसपास की अंतरिक्षीय लहरें तेजी से टुकड़े टुकड़े हो गईं। इस समय ये नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था कि अथर्व द्वारा संघनित हथेली का निशान तुरंत टुकड़ों में फट गया और फैलती तलवार की रोशनी से नष्ट हो गया। फुश फुश। एक प्रचंड ऊर्जा ने एक धीमी तीखी ध्वनि उत्पन्न की और हवा में फैल गई। ये प्रचंड शक्ति अंतरिक्षीय तरंगों को चीरने के लिए पर्याप्त थी। तलवार की रोशनी का एक टुकड़ा फैल गया और तलवार की रोशनी से भरा आकाश तुरंत अंतरिक्ष में छा गया, अथर्व को कुचलकर ढक दिया। अथर्व हार गया है। ये दृश्य देखकर मंच पर बैठे बलवान लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। अथर्व अपनी एक स्तरीय मार्शल जनरल साधना के साथ इतनी शक्तिशाली शक्ति रखता था कि वह एक सामान्य 5 स्तरीय मार्शल जनरल से सीधा मुकाबला कर सकता था। दुर्भाग्य से नीतिका एक 7 स्तरीय मार्शल जनरल और 4 तत्वों वाला मार्शल कलाकार था। नहीं, लगता है अथर्व के पास एक और तुरुप का पत्ता है। इस समय कई शक्तिशाली व्यक्ति लगभग एक साथ अथर्व की ओर देख रहे थे। ठीक इसी समय अथर्व, जो तलवार की रोशनी से अंतरिक्ष में फंस गया था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक हाथ की मुहर बना ली और उसके चारों ओर उसकी आभा बेतहाशा बढ़ गई। इस क्षण अथर्व अचानक एक अद्भुत अवस्था में पहुंच गया। एक जटिल हस्तमुद्रा के अचानक बनने और सिकुड़ने के बाद कई मेरिडियन से सच्ची ऊर्जा बाहर निकली और फिर उसकी हथेली में एकत्रित हो गई। उसके शरीर के सभी रोमछिद्रों से सच्ची ऊर्जा के अंश रिसने लगे और अंततः ये सब एक अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित होकर पूरी तरह से संघनित हो गया। उसके शरीर के चारों ओर उमड़ती हरी रोशनी के बीच अथर्व का आभामंडल अचानक बढ़ गया। इस आभामंडल में दूर स्टैंड पर खड़े लोगों के चेहरे पल भर में बदल गए। अथर्व के हाथ में हथेली का निशान धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसके शरीर की शक्तिशाली सच्ची ऊर्जा भी अचानक चौड़ी और मोटी मेरिडियन से बाहर निकली और उसके हाथ में हथेली के निशान ने उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया।
हथेली के निशान पर हरी रोशनी चमक उठी और उसकी शक्ति भी अचानक बढ़ गई। इसके बाद लगभग आधा मीटर आकार का एक हथेली का निशान, जो क्रिस्टल क्लियर जेड के टुकड़े जैसा था, अथर्व की हथेली पर चिपक गया। ये हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का उदास आत्मा विनाशक ताड़ है। आदित्य नारायण का चेहरा अचानक बदल गया। उसे पता ही नहीं चला कि अथर्व ने उदास आत्मा विनाशक ताड़ की साधना कब की थी। लकड़ी विशेषता, गहन स्तर निम्न ग्रेड मार्शल कौशल। हर कोई आश्चर्यचकित था, अथर्व द्वारा प्रदर्शित गहन स्तर के निम्न श्रेणी के मार्शल कौशल के कारण नहीं, बल्कि उस लकड़ी विशेषता ऊर्जा के कारण जो अथर्व ने इस समय संघनित की थी। हर कोई जानता था कि अथर्व हमेशा से ही वायु, पृथ्वी और अग्नि के त्रितत्वों वाला मार्शल कलाकार रहा है। इस बार अथर्व ने लकड़ी के गुण को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, अथर्व एक 4 तत्वों वाला मार्शल कलाकार भी था। अथर्व एक 4 तत्व मार्शल कलाकार है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी लोग इस क्षण तुरंत भयभीत हो गए। पलक झपकते ही अथर्व द्वारा सघन किए गए हथेली के निशान पर आसपास की स्थानिक तरंगें तुरंत तरंगित हो गईं। स्थानिक तरंगें दूर हो गईं और भीतर से एक विशाल दमनकारी आभा व्याप्त हो गई। इस समय नीतिका की कुचलने वाली तलवार की रोशनी अथर्व तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। उदास आत्मा का नाश करने वाली हथेली। पायरेसी को हमेशा रोकने से भाइयों को असुविधा होती है, कृपया समझें, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ज़ियाओयू भी अगली बार ऐसा करने में असमर्थ है। जो भाई भी देखते हैं उन्हें ग्रुप में शामिल होना चाहिए। सामान्य अपडेट समय ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, जिससे कुछ भाइयों को पढ़ते समय होने वाली असुविधा कम हो जाएगी। कई भाई असली किताब पढ़ने को मजबूर हैं और वे मन ही मन ज़ियाओयू को कोसना चाहते होंगे। ज़ियाओयू माफ़ी मांगता है, लिखने वालों के लिए यह आसान नहीं होता, कृपया मुझे माफ़ करें। भविष्य में ज़ियाओयू और भी अपडेट करेगा और सभी का कर्ज चुकाने के लिए लगन से किताबें लिखेगा। अथर्व ने आंखें खोलीं, एक तेज चमक निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी हथेली की मुहर आगे बढ़ाई। हथेली का निशान, जेड जैसा साफ और पारदर्शी, तुरंत बाहर निकला और अंततः एक हरे रंग की रोशनी में बदल गया, जो हवा के विपरीत दिशा में बढ़ती हुई आकाश को भर देने वाली उस तलवार की ऊर्जा की ओर बढ़ रही थी जिसे नीतिका दबा रहा था। जैसे ही हथेली का निशान छोड़ा गया, एक प्रचंड बल ने पूरे क्षेत्र में फैली अंतरिक्षीय तरंगों को झकझोर दिया। अंतरिक्ष के भीतर अंतरिक्षीय तरंगें अचानक उबल पड़ीं और हरी रोशनी वाले हथेली के निशान का अनुसरण करती हुई सीटी जैसी लहरें अंततः नीचे दबाती हुई आकाश भरती तलवार की ऊर्जा से टकरा गईं। इस क्षण दोनों सेनाएं गर्जना के साथ फट पड़ीं, अंतरिक्ष कांप उठा और एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। बैंग बैंग! मध्य हवा में एक विशाल ध्वनि विस्फोट गूंज उठा तथा एक विशाल और भयावह ऊर्जा भी क्षण भर में बम की तरह फट गई। इस समय पूरे चौक में एक प्रचंड हवा चल रही थी। हवा का हर झोंका तेजी से रहस्यमयी चाप बना रहा था और ये भयावह हवाएं लगातार एक दूसरे पर चढ़ रही थीं, मानो आकाश और धरती को ढकने वाला एक विशाल हरा प्रकाश चाप तुरंत आकाश को भर देने वाली तलवार की ऊर्जा को अपने में समेट रहा हो। प्रकाश चाप पहले ही नीचे की ओर दबा हुआ था, बिना किसी प्रचंड शक्ति के, मानो चुपचाप गिर रहा हो। लेकिन ये प्रकाश जैसा प्रतीत होने वाला वेग ही था जिसने ऊपरी मंच पर मौजूद सभी शक्तिशाली आकृतियों को झकझोर दिया। जैसे ही प्रकाश चाप ने तलवार ऊर्जा पर दबाव डाला, प्रकाश चाप से घिरा पूरा स्थान मानो मुड़ गया। ऊर्जा की एक अदृश्य लहर तुरंत फैल गई, जिससे स्थानिक तरंगें उत्पन्न हुईं। इन तरंगों के फैलाव के तहत उससे आच्छादित तलवार ऊर्जा को प्रकाश चाप के भीतर लगातार कांपते और संघर्ष करते देखा जा सकता था। अंततः अनगिनत तलवार ऊर्जाएं प्रकाश चाप के भीतर बिखर गईं। ऊर्जा की लहरें हवा में नीचे की ओर और फिर जमीन पर गिरीं। जमीन पर चुपचाप चट्टानी सतह टूटे हुए कांच की तरह टूट गई, अनगिनत दरारें फैल गईं। प्रहार प्रहार! ऊर्जा के विनाश के बीच एक सुंदर आकृति सीधे पीछे की ओर गिर गई। लड़खड़ाते हुए उसका चेहरा तुरंत कुछ पीला पड़ गया। क्या अजीब हमला है! नीतिका की लंबी तलवार चट्टानी चौक में धंसी हुई थी, जिससे कई मीटर लंबी दरार पड़ गई थी। तभी उसने अपने नाजुक शरीर को संभाला। जब उसने अथर्व की ओर फिर से देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। केवल वह ही जानती थी कि अथर्व के इस हमले में उसने जो तलवार ऊर्जा संघनित की थी वह तुरंत नष्ट हो गई, और जब वह उससे गिरी तो उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची ची वाष्पित होकर हवा में गायब हो गई। यह अजीब हमला वास्तव में उसकी लगभग 1/3 सच्ची ची को निगल गया, जबकि वह तैयार नहीं थी। इस हमले की शक्ति बहुत भयानक थी, और उसी समय नीतिका ये जानकर हैरान रह गई कि उसके सामने खड़ा अथर्व भी एक 4 तत्व मार्शल कलाकार था। अथर्व का शरीर कई कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। हालांकि इस समय वह मार्शल जनरल के स्तर तक पहुंच चुका था, फिर भी आत्मा विनाशक हथेली को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा अभी भी आश्चर्यजनक थी। एक 4 तत्व मार्शल कलाकार, एक और 4 तत्व मार्शल कलाकार प्रकट हुआ है। पूरे चौक में हर कोई हलचल मचाने लगा। कल के बाद एक और 4 तत्व वाला मार्शल कलाकार प्रकट हुआ।
अरबों मार्शल कलाकारों के बीच एक 4 तत्व वाला मार्शल कलाकार दुर्लभ है, फिर भी यहाँ 2 वास्तव में प्रकट हुए थे। एक 4 तत्व मार्शल कलाकार, इस बच्चे ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपाया। यून शियातियान, एल्ड यांग, एल्ड सोंग, एल्डजी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनका आश्चर्य स्पष्ट था। इस समय इन बुजुर्गों के दिलों में एक विचार आया, भविष्य में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में भी 4 तत्व मार्शल कलाकार होंगे। शाबाश युन जियातन, आपके संप्रदाय का 4 तत्व मार्शल कलाकार भी इतनी गहराई से छिपा हुआ था। 10,000 जानवरों के संप्रदाय गुरु यिनी ने एक गहरी सांस ली, फिर युन जियातन को घूरा। संप्रदाय गुरु युन, आप बहुत निर्दयी हैं। अन्य संप्रदाय गुरु भी आदित्य नारायण की ओर देखे बिना नहीं रह सके। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व, जो शुरू में हारने के लिए नियत था, इस अंतिम क्षण में एक बार फिर नीतिका से मुकाबला करेगा और साथ ही एक 4 तत्व मार्शल कलाकार के रूप में अपनी पहचान भी प्रकट करेगा। आदित्य नारायण के चेहरे पर मासूमियत थी। 4 तत्वों वाला मार्शल आर्टिस्ट होने का एहसास उसे अभी अभी हुआ था। एक 4 तत्व वाला मार्शल आर्टिस्ट, अच्छा बच्चा, अपने गुरु से भी झूठ बोला। मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा। इस समय एल्डर आशुतोष उत्तेजना से कांप रहा था। हालांकि उसके शब्द धिक्कार भरे थे, उसकी आंखों में सिर्फ उत्साह था। वह छोटा चोर असल में एक 4 तत्व वाला मार्शल आर्टिस्ट है। अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह फुला लिया, उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गईं। हालांकि देवांशी ने इस समय ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। तुम भी एक 4 तत्व वाली मार्शल आर्टिस्ट हो? नीतिका ने अथर्व को घूर कर देखा। अब तक वह यही सोचती रही थी कि वह अकेली 4 तत्व वाली मार्शल आर्टिस्ट है। अब एक और 4 तत्व वाली मार्शल आर्टिस्ट उसके सामने खड़ी थी और स्वाभाविक रूप से वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। कुछ ऐसा ही, अथर्व ने धीरे से कहा, अपने भीतर उमड़ती सच्ची क्यूई को बलपूर्वक दबाते हुए। उसने अभी अभी आत्मा विखंडनकारी हथेली सक्रिय की थी, लेकिन इससे प्रतिद्वंद्वी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ज्यादा से ज्यादा उसने उसे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर दिया था। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन साधना के मामले में तुम अभी भी थोड़े पीछे हो। हालांकि मैंने अभी जो ताकत दिखाई है वह बिना किसी शर्त के है, लेकिन वह मेरी पूरी शक्ति नहीं है। अब मैं अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करूंगा। क्या तुम अब भी उससे मुकाबला कर सकते हो? नीतिका ने अथर्व की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता नहीं इस्तेमाल किया है। शायद मैं इससे निपट सकूं, अथर्व ने धीरे से कहा। उसके पीले चेहरे पर अभी भी मुस्कान की एक झलक थी। अथर्व को शांति से देखते हुए नीतिका ने फिर से अभिनय करना शुरू कर दिया। उसका शरीर अंतरिक्ष तरंगों की परतों में लिपटा हुआ था और पूरा स्थान जोर जोर से कांपने लगा। जैसे ही अंतरिक्ष कंपना शुरू हुआ, नीतिका के हाथ में तलवार की मुहरों के पीछे तलवार की ऊर्जा की धाराएं तुरंत अंतरिक्ष से बाहर निकलीं, जिससे अंतरिक्ष तरंगों के अनगिनत निशान बन गए। तलवार की ऊर्जा फूटकर फैल गई और एक भयानक शक्ति भी उसी समय तेजी से घूम रही थी। इस आभा को महसूस करते ही सांसें थम सी गईं। संप्रदाय गुरु गो, नीतिका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके आकाश तलवार संप्रदाय की प्रसिद्ध तकनीक प्रवाहित बादल तलवार वर्षा होनी चाहिए, है ना? अखाड़े की ओर देखते हुए ओयांग जुवानेंग ने संतोषवर से पूछा। ये सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व की ताकत नीतिका को इस हद तक धकेल सकती है। संतोषवर ने हल्की सी आह भरी, फिर आदित्य नारायण की ओर मुड़कर कहा, संप्रदाय गुरु युन, मुझे हमेशा लगता था कि मैं खुद को बहुत गहराई से छुपाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने खुद को सबसे गहराई से छुपाया है वह आप ही हैं। आदित्य नारायण ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसका स्पष्टीकरण बेकार था। अगर वह अब कहता कि उसे अभी अभी पता चला है कि अथर्व एक 4 तत्व मार्शल कलाकार है, तो शायद कोई उस पर विश्वास नहीं करता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल की अपनी ताकत के साथ नीतिका को स्काई स्वॉर्ड सेक्ट की फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड रेन का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर देगा। हालांकि यह तलवार तकनीक एक गहन स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल है, ये बेहद अजीब और काफ़ी शक्तिशाली है। यिनी ने धीरे से कहा, क्या अथर्व अभी भी इसका सामना कर सकती है? इस समय लगभग सभी शक्तिशाली व्यक्ति इस प्रश्न के बारे में सोच रहे थे। अखाड़े में अथर्व भी गंभीर भाव से हिलने लगा। उसके हाथों की मुहरों ने तुरंत रहस्यमयी चाप बना दिए और अजीब सी रोशनी की धाराएं फूट पड़ीं जो उसके सामने प्रकट हुईं। इस समय उसके पूरे शरीर की आभा भी एक अजीब बदलाव से गुजर रही थी। इस क्षण विचित्र प्रकाश की धाराएं प्रकट हुईं, फिर एक साथ मिलने लगीं। इस मिलन के दौरान हवा और गड़गड़ाहट जैसी ध्वनियां गूंजने लगीं। प्रकाश से एक भयानक ऊर्जा आभा निकली। इस भयानक ऊर्जा आभा के चारों ओर स्वयं अंतरिक्ष भी घूमने लगा, एक हृदयस्पर्शी आभा उत्सर्जित करने लगा। जैसे ही यह भयानक शक्ति विलीन हुई, अथर्व के शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई उसकी विस्तृत मेरिडियन के माध्यम से एक तेज बाढ़ की तरह बाहर निकली, फिर इस भयानक प्रकाश के भीतर समाहित हो गई। और इसी क्षण नीतिका के सामने तलवार की ऊर्जा भड़क उठी। अंतरिक्ष के भीतर से अत्यंत तेज ऊर्जा का एक विशाल विस्तार फूट पड़ा, जो सीधे अंतरिक्षीय तरंगों को भेदता हुआ तेजी से बाहर निकल आया।
इस भयावह श्वेत प्रकाश के ऊपर एक भयावह सघन वायुगुण ऊर्जा प्रकट हुई। तलवार की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को चीर डाला और उसकी प्रचंड शक्ति ने मानो पूरे शून्य को मोड़ दिया। इस क्षण नीतिका के सुंदर शरीर का आभामंडल अत्यंत भयावह स्तर तक बढ़ गया। उसकी बैंगनी पोशाक लहरा उठी और उसके 3000 बाल हवा में नाचने लगे। इस क्षण बालों की प्रत्येक लट में मानो शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। अथर्व के सामने वह भयानक हृदयस्पर्शी आभा भी चौक से तुरंत ऊपर उठ गई। विचित्र सप्तरंगी प्रकाश का एक मिश्रण प्रकट हुआ और उसके चारों ओर का भयानक आभामंडल और भी तीव्र हो गया। प्रचंड आभामंडल ने आसपास के स्थान को पहले ही विकृत कर दिया था। अथर्व स्वयं भी उस आभामंडल को महसूस कर सकता था कि मार्शल जनरल के प्रथम स्तर पर उसकी वर्तमान साधना उसके दानत्येन क्वी सागर में संचित विशाल सत्य क्वी के साथ मिलकर सिंदूरी पक्षी कला को पूरी तरह से सक्रिय कर रही थी। इस सिंदूरी पक्षी कला की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक प्रचंड लग रही थी। जैसे ही 7 रंगों वाला प्रकाश एकाग्र हुआ, अथर्व द्वारा गुप्त रूप से सम्मिलित आत्मिक ऊर्जा की धाराएं प्रकाश में प्रवाहित हुईं। एक चमकदार 7 रंगों वाला प्रकाश पिंड तुरंत बन गया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभा निकली, जिसने आसपास के शून्य को पूरी तरह से विकृत कर दिया। लेखक का नोट: यह महीने का अंतिम अध्याय है। इस महीने 3 महान कमांडर उभरे हैं। लिटिल यू आप सभी को धन्यवाद देता है। इस महीने लिटिल यू के अपडेट एक सप्ताह से अधिक समय तक 7 अध्यायों के थे और बाकी 6 अध्याय थे, साथ ही अपडेट की बौछारें भी थीं। लिटिल यू ने पूरे 1 महीने तक इस अपडेट की गति को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद भाइयों। कल 1 अप्रैल को मैं विनम्रतापूर्वक फूलों की गारंटी का अनुरोध करता हूं। अप्रैल के लिए अद्यतन योजना मार्च के समान ही है, प्रतिदिन 4 अध्यायों की गारंटी तथा रविवार को 3 अध्यायों की गारंटी। यदि फूलों की संख्या 100 से अधिक हो गई तो मैं अगले दिन 2 अध्याय जोड़ दूंगा। यदि कल 1 तारीख को फूलों की संख्या 260 से अधिक हो जाती है तो गारंटीकृत दैनिक अद्यतन 5 अध्याय होगा। भाइयों, चिंता मत करो कि 260 बहुत ज़्यादा है। वर्तमान सदस्यता संख्या 260 से कई गुना अधिक है। जब तक भाइयों का एक छोटा सा हिस्सा लिटिल यू को अपने गारंटीकृत फूल देता है, ये लिटिल यू को थका देने के लिए पर्याप्त होगा। धन्यवाद। अप्रैल में हम पागलपन से अपडेट करना जारी रख सकते हैं या नहीं, यह आप सभी भाइयों के समर्थन पर निर्भर करता है। धन्यवाद। याद दिला दूं भाइयों, आपको कल दोपहर 12 बजे के बाद अपने फूल अवश्य डालने होंगे, अन्यथा जब सिस्टम पुनः व्यवस्थित होगा तो वे दिखाई नहीं देंगे। आज आधी रात के बाद भी कोई अपडेट नहीं होगा। अद्यतन समय कल ठीक 12 बजे अपराह्न है और एक साथ 3 अध्याय अद्यतन किए जाएंगे। कल से कुछ समय के लिए कोई भी समुद्री डकैती विरोधी उपाय लागू नहीं होंगे। पिछले 2 दिनों में अनेक भाइयों को पढ़ने में हुई असुविधा के लिए मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। लिटिल यू को मजबूरी में एंटी पायरेसी उपायों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाइयों, कृपया समझो। लिटिल यू की माफ़ी दिखाने के लिए लिटिल यू अगले महीने कुछ दिन अतिरिक्त बर्स्ट अपडेट करने की योजना बना रहा है। ये भयावह आभा बस एक पल के लिए उमड़ी, फिर अथर्व के सामने शांत हो गई। फिर लाखों लोगों की विस्मयकारी निगाहों के सामने 100 मीटर से भी बड़ा एक लाल रंग का ऊर्जा पक्षी उसके सामने चौक के ऊपर हवा में संघनित हो गया। इस ऊर्जा पक्षी का शरीर फीनिक्स पक्षी जैसा था, बिल्कुल लाल, और उसके चारों ओर आग जैसी लपटें थीं। उसके पंख फैले हुए थे, लपटों से भरे हुए, जिससे आसपास का स्थान हिल रहा था और लहरें उठ रही थीं। ये कैसा युद्ध कौशल है! इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के हल्के निशान हैं। मंच पर सभी प्रबल साधक आश्चर्यचकित थे। अथर्व द्वारा संघनित युद्ध कौशल की आभा को महसूस करते हुए वे केवल विस्मय ही महसूस कर सकते थे। इस विस्मय में किसी ने भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के हल्के निशानों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये निशान अत्यंत सूक्ष्म थे और सभी ने तुरंत सोचा कि उन्होंने इसे गलत समझा है। उस क्षण में नीतिका द्वारा संघनित तलवार की रोशनी पहले ही अंतरिक्ष में फैल चुकी थी। फुसफुस फुसफुस, तलवार की रोशनी से भरा आकाश मानो मूसलाधार बारिश की तरह फूट पड़ा। अंतरिक्ष में अनगिनत तलवार की रोशनी प्रकट हुई और अथर्व जहां थी उस जगह को दबाते हुए उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर तलवार की रोशनी में अंतरिक्ष को भेदने की शक्ति हो। एक साथ मिलकर उनकी शक्ति भय के चरम स्तर पर पहुंच गई थी। तेज हवा ने अंतरिक्ष पर दबाव डाला और अंतरिक्षीय लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। अनगिनत लहरें लहर दर लहर बवंडर की तरह तेजी से फैल गईं। बहते बादल, तलवार की बारिश। एक नाजुक चीख के साथ नीतिका ने अपनी आखिरी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। इस जगह में दबी हुई हिंसक शक्ति ने हवा को भारी बना दिया था। आसपास खड़े कई दर्शकों की सांसें थमसी गईं। तलवारों की परछाइयों से भरा आकाश मानो तलवारों की वर्षा हो, अंतरिक्षीय तरंगों की विशाल लहरों से फूट पड़ा। प्रचंड ऊर्जा की एक सतत धारा शून्य को चीरती हुई अथर्व को भयंकर रूप से आच्छादित कर रही थी। हुश 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 हुश। हमले को संघनित करने से लेकर इस क्षण तक सुनने में तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन सब कुछ 5 सेकंड से भी कम समय में हुआ।
इस क्षण तलवारों की वर्षा से भरा आकाश अंतरिक्ष को भेदता हुआ अंतरिक्ष की लहरों को उड़ने वाली प्रचंड शक्ति लेकर अथर्व तक पहुंच गया था। सिंदूर पक्षी कला। अथर्व दहाड़ा, उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। उसके विशाल दानत्येन और चीसागर में उसकी सारी सच्ची ची समा गई और विलीन हो गई। उसने अपनी अंतिम हस्तमुद्रा खोली। उसके सामने संघनित लाल ऊर्जा पक्षी शरीर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और बाहर निकल आया। इस समय अथर्व अपनी पूरी ताकत से सिंदूरी पक्षी कला को धकेल रहा था, बिना कुछ रोके। जैसे ही लाल रंग का पक्षी शरीर अंतरिक्ष में फैला, उसका 100 मीटर बड़ा शरीर हवा के विरुद्ध फैल गया। उसके पूरे शरीर से लपटें निकलने लगी और उसकी आभा फिर से प्रचंड रूप से प्रचंड हो गई। ये प्रचंड आभा आकाश में फैल गई। जब ऊपर से तलवारों की वर्षा ने उसे दबाया, तब तक ये भयानक फीनिक्स ऊर्जा पक्षी शरीर 800 मीटर से भी ज्यादा के भयानक आकार तक फैल चुका था। उस भयावह आभा को महसूस करते हुए पास से देखने वालों को अचानक ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हों। यह आभा हृदयस्पर्शी थी। ऊपरी मंच पर 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के मजबूत साधकों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। चौक पर लाल फीनिक्स ऊर्जा पिंड ने तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए। अंतरिक्षीय वायु प्रवाह और हवा तुरंत भस्म होकर शून्य और राख में बदल गई। जब वह उस प्रचंड तलवार वर्षा के संपर्क में आया जिसने उसे घेर लिया और नीचे दबा दिया, तो फीनिक्स प्रेत तुरंत एक अत्यंत गर्म विशाल आग के गोले में संघनित हो गया। आग का गोला ऊपर उठा, फिर फैला और उसके तुरंत बाद पत्थर के मंच पर एक विस्फोट हुआ। बैंग बैंग, प्रचंड लपटें बिखर गईं और चौक को घेर लिया। एक भयानक प्रचंड आभा आकाश में फैल गई। ये लपटें सीधे फैल गईं और अंततः चौक के भीतर 1500 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया, तलवारों की पूरी वर्षा को पूरी तरह से अपने में समेट लिया। इन व्यापक लपटों ने दोनों व्यक्तियों को भी घेर लिया। रंबल, आग की लपटें फूटने लगीं, जिससे जगह जगह लहरें उठने लगीं। जमीन पर मौजूद चट्टानी सतह सीधे दरकने लगी, फिर फट गई। बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बाहर निकलने लगे। अगर चौक बड़ा न होता तो वे लगभग दर्शकों के स्टैंड तक पहुंच जाते। आग की लपटों ने सब कुछ ढक लिया था। मंच पर बैठे अनुभवी साधक भी एक पल के लिए आग की लपटों के भीतर की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल गंभीर भावों से आग की लपटों को देख पा रहे थे। स्काईस्वॉर्ड मेन के प्रबल साधकों संतोषवर, एल्डर गू फैंग और अन्य को नीतिका पर पूरा भरोसा था। हालांकि अथर्व को ये भयानक युद्ध कौशल दिखाते देख उनके भाव अचानक गंभीर हो गए। अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि अथर्व का विचित्र और भयानक युद्ध कौशल नीतिका के बहते बादल तलवार वर्षा से किसी भी तरह कमतर नहीं था। हिंसक शक्ति के मामले में ये थोड़ा और भी शक्तिशाली लग रहा था। अनगिनत स्तब्ध निगाहों के सामने हिंसक और भयावह आभा एक क्षण के बाद धीरे धीरे लुप्त हो गई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। इस समय हजारों मीटर तक फैला पूरा चौक सबकी नजरों के सामने अस्त व्यस्त असमान दिखाई दे रहा था। चौक की चट्टानी जमीन बिखरी हुई मलबे के टुकड़ों में बदल गई थी। जमीन की दरारों के धब्बे दूर तक फैले हुए थे। कुछ ही क्षण बाद भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने मलबे के ढेर से 2 आकृतियां एक साथ उभरी, जो दूर से एक दूसरे का सामना कर रही थीं। दोनों दूर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पीले और भावशून्य थे, उनके शरीर दयनीय अवस्था में थे। अथर्व के नीले आत्मा कवच पर, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, तलवारों की कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अगर नीले आत्मा कवच की सुरक्षा मजबूत न होती तो परिणाम अकल्पनीय होते। और इस समय नीतिका अस्त व्यस्त अवस्था में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी लंबी तलवार जमीन में गड़ी हुई थी, जो उसके शरीर को सहारा दे रही थी। उसकी बैंगनी पोशाक के कई कोने जल गए थे, जिससे उसकी पीठ पर हथेली के आकार का गोरी चिकनी त्वचा का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। उसके पेट के निचले हिस्से पर उसके सपाट पेट का एक हथेली के आकार का हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। उसके बाएं पैर पर उसकी लंबी पोशाक फटी हुई थी, जिसमें जलने की गंध थी, जिससे उसका पतला और नाजुक बायां पैर उसकी जांघ तक दिखाई दे रहा था। उसकी त्वचा चिकनी और चमकदार थी, जो नाजुक और मुलायम लग रही थी। इस अव्यवस्थित दृश्य ने नीतिका को कई गुना अधिक आकर्षक, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना दिया था। और इस समय उनके दोनों होंठ खून से सने हुए थे। पहाड़ को चीरता हुआ ताड़। जैसे ही अथर्व की आकृति प्रकट हुई, उसका शरीर फिर से उछल पड़ा। उसने हथेली का निशान बनाया और नीतिका की ओर तेजी से दौड़ा। पीछे एक छवि छोड़ते हुए अथर्व की गति काफी धीमी थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज थी। नीतिका का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वह विरोध करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह विरोध करने को तैयार तो है, पर लाचार है। वह मुश्किल से एक हाथ की मुहर ही बना पा रही थी। स्काईस्वॉर्ड मेन हार गया। तुरंत एक चीख सुनाई दी। नीतिका के सामने एक भूत जैसी आकृति प्रकट हो चुकी थी, मानो अंतरिक्ष को चीरती हुई आ रही हो। नवागंतुक के हाथ ने अथर्व के शरीर को एक कोमल प्रकाश से ढक दिया, जिससे उसके आसपास की शक्ति समाप्त हो गई। यह कोई और नहीं बल्कि स्काईस्वॉर्ड मेन के एल्डर गू फैंग थे।
स्काई स्वॉर्डमैन का लक्ष्य साफ था, भले ही वे हार गए हों, वे नीतिका की चोटों को ज्यादा गंभीर नहीं होने देंगे और उससे भी ज्यादा वे उसकी नींव को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। आखिरकार नीतिका स्काई स्वॉर्डमैन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थीं। अथर्व का शरीर निढाल हो गया था और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जमीन पर गिरते ही उसने तुरंत मुट्ठी भर गोलियां अपने मुंह में ठूंस लीं। अथर्व, तुम जीत गए। एल्डर गुफैंग ने अथर्व की ओर देखा और धीरे से कहा, उनकी आंखें भी अथर्व के लिए प्रशंसा से भर गईं। फुश, उसी समय एक हल्के हरे रंग की आकृति तुरंत अखाड़े में आ गई, अथर्व को उठाने में मदद करते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से अपनी सांसों को नियंत्रित करो। एल्डर यांग, ये शिष्य ठीक है। अथर्व ने अपना नीला आत्मा कवच उतारते हुए धीरे से कहा। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का मार्शल किंग स्तर का एल्डर यांग था। अथर्व जीत गया। डॉट 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 डॉट। शुरुआती आश्चर्य भरी खामोशी के बाद चौक में अचानक हलचल मच गई। दो चार तत्व साधक आपस में लड़ रहे थे, एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल 7वें स्तरीय मार्शल जनरल को हरा रहा था। ये सब बेहद चौंकाने वाला था। पूरे चौक में अथर्व की आवाजें गूंज रही थीं। ये लड़ाई सबकी उम्मीदों से बढ़कर थी। आदित्य नारायण फिर मुस्कुराया, थोड़ा उत्साहित भी। नीचे अथर्व को देखकर ये बच्चा उसे बार बार आश्चर्यचकित कर रहा था। ऐसी प्रतिभा अद्भुत है। ओयांग जुवानिंग, जू होंग्युआन और अन्य दृढ़ साधकों के भाव अचानक बदल गए, फिर वे प्रशंसा से चिल्ला उठे। यह अफसोस की बात थी कि उनके संप्रदाय में ऐसे प्रतिभाशाली युवा नहीं थे। साथ ही संप्रदाय के स्वामी शर्त के अनुसार हार स्वीकार करें। उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय युद्ध कौशल के 2 सेट मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। उत्साहित होते हुए भी आदित्य नारायण दांव वसूलना नहीं भूला। प्रत्येक व्यक्ति से उच्च श्रेणी के गहन स्तरीय युद्ध कौशल के 2 सेट, कुल 12 सेट। ये निश्चित रूप से एक बड़ी राशि थी। सबने एक दूसरे को देखा और आखिरकार उनकी निगाहें संतोषवर पर टिक गईं। संतोषवर ने ही 2 मार्शल स्किल्स के बदले एक सेट दांव पर लगाने का प्रस्ताव रखा था और नतीजा ये हुआ कि इस बार वे बुरी तरह हार गए। चूंकि वे हार गए थे, इसलिए सभी संप्रदाय के स्वामी थे, इसलिए वे कर्ज से मुकर नहीं सकते थे। अंततः सभी के पास अनिच्छा से अपने भंडार से उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल के 2 सेट निकालकर युन जियातन को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे युन जियातन को घूर रहे थे। हे, आदित्य नारायण ने सबकी नजरों को अनदेखा करते हुए हंसी उड़ाई। उच्च स्तरीय गहन स्तरीय मार्शल कौशल के 12 सेट हाथ में लिए वह बिल्कुल शानदार ढंग से मुस्कुरा रहा था। संप्रदाय गुरु युन, अब से मैं तुम्हारे साथ कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तुमने तो मानो खुद पर जरा भी भरोसा नहीं किया और मुझे 4 उच्च स्तरीय गहन युद्ध कौशल से वंचित कर दिया। हुआन हुनमिन के दर्शन ने कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ आदित्य नारायण को घूरते हुए कहा। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से आदित्य नारायण के जाल में फंस गया हो। संप्रदाय गुरु युन, आप बहुत बेईमान हैं। आपने हमसे उच्च स्तरीय गहन स्तरीय युद्ध कौशल के कुछ सेट जीतने के लिए अपने संप्रदाय के शिष्यों की ताकत छिपाई है ना? जुवानशानमिन के जू होंग्युआन ने कहा। संप्रदाय गुरु युन हमेशा से ही चालाक रहे हैं, मैंने अब खुद ये देख लिया है। ओयांग जुवानिंग ने भी बेबसी से कहा। सब लोग, तुम ही थे जो मेरे साथ जुआ खेलना चाहते थे। आदित्य नारायण ने कहा। संप्रदाय गुरु युन, हम तुम्हारे कारण अंधे हो गए थे। हमें यह मत बताना कि तुम्हें नहीं पता था कि अथर्व एक 4 तत्व साधक था और तुम्हें अथर्व की शक्ति का भी पता नहीं था। गुयुआनमिन के वेई बंग्यान ने अपनी भूरी भौहें उठाईं और आदित्य नारायण को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आदित्य नारायण अवाक रह गया। वह और क्या कह सकता था? उसे सचमुच कुछ पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो वह अपनी पूरी दौलत दांव पर लगाने से नहीं डरता। उसे बस इतना डर था कि ये संप्रदाय के गुरु और भी ज्यादा हार जाएंगे। हे, आदित्य नारायण फिर हंसा। खैर, वह जीत गया, इसलिए उसे परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। इस समय मंच पर झाओ किंगटियन भाइयों के चेहरे बेहद बदसूरत लग रहे थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्हें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा और वे अथर्व पर अत्याचार होते हुए देख पाएंगे, जिसके बारे में सोचकर ही उन्हें खुशी हो रही थी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका नतीजा ये होगा कि अथर्व को एक बार फिर बड़ी प्रतिष्ठा मिलेगी। न ही उन्होंने सोचा था कि अथर्व एक 4 तत्व साधक बन जाएगा। ये छोटा चोर, इसने तो मुझसे भी इसे छुपाया। हम्फ। अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह बनाया, लेकिन वह खुश थी। चौक के एक कोने में सफेद घूंघट से चेहरा ढन के एक दुबले पतले युवक ने अखाड़े को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। फिर उसकी आकृति चमकी और अपनी मूल जगह से गायब हो गई। सभा तितर बितर हो गई। जब अथर्व आंगन में लौटा तो उसने मुंह भर ताज़ा खून थूका और उसकी रंगत में सचमुच थोड़ा सुधार आया। अथर्व, तुम कितनी बुरी तरह घायल हो? देवांशी ने तुरंत चिंता के साथ अथर्व से पूछा। कुछ नहीं, बहुत बेहतर है। अथर्व ने अपना सिर उठाया, उसके पीले होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी।
नीतिका का पूरी ताकत से विरोध करने के बाद उसकी ये चोटें वाकई हल्की नहीं थीं। अगर उसके पास नीला आत्मा कवच और उसका बेहद मजबूत शरीर न होता तो अब और भी ज्यादा परेशानी होती। अथर्व, कल एक आखिरी मैच है, क्या तुम अभी भी कर सकते हो? आदित्यनारायण अथर्व से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अभी समय नहीं है। एक रात की थकान मिटाने के बाद मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, अथर्व ने धीरे से कहा। आखिरकार वह शीर्ष 2 में पहुंच गया था। पहला स्थान पाने वाले को तीनों संप्रदायों और 4 द्वारों में से प्रत्येक से प्रारंभिक स्तर के गहन स्तरीय युद्ध कौशल का एक सेट मिल सकता था। उसे इसके लिए हर हाल में लड़ना था। अथर्व, तुम पहले से ही घायल हो, पहला स्थान न लेना ही ठीक है। तुम्हारे मालिक को डर है कि तुम्हारी चोटें और भी बदतर हो जाएंगी। युआन युकियान ने अथर्व के पास खड़े होकर कहा, उसके चेहरे पर बेहद चिंता थी। गुरुजी, ये शिष्य जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैं खुद पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, अथर्व ने अपने गुरु की ओर देखते हुए बेहद भावुक होकर धीरे से कहा। गुरुजी ने उसे सचमुच एक पिता के प्यार की तरह सच्चे दिल से प्यार किया था। जल्दी करो और अपनी चोटें ठीक करो, कल के मैच की तैयारी करो, हारने की कोशिश मत करो। वह लिंक्विंग हमारे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों में से नहीं है। अगर वह प्रथम स्थान पर रहा तो हमारे 3 संप्रदायों और 4 द्वारों की बदनामी होगी। आदित्यनारायण ने अपनी बात खत्म की और अथर्व को 5वीं कक्षा की 3 गोलियां दीं। कमरे में अथर्व पालथी मारकर बैठी थी, ठीक होने की तैयारी कर रही थी। लगता है आज तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, कमरे में मधुरिमा ने अथर्व से धीरे से कहा। हाँ, अथर्व ने धीरे से कहा, मैं बस अपनी जान जोखिम में डालने से बच गया था। तो फिर कल क्या करोगे? मुझे लगता है कि बचा हुआ व्यक्ति नीतिका से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसका तुमने आज सामना किया। मेरी भावना गलत नहीं होगी, मधुरिमा ने धीरे से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। उसे शुरू में ही थोड़ा बहुत लग गया था कि लिंक्विंग नीतिका से ज्यादा समझ से परे है। आज की लड़ाई के बारे में सोचकर अथर्व भी खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस कर रहा था। नीतिका की ताकत बहुत ज्यादा थी, एक 4 तत्व साधक, एक 7वें स्तर की मार्शल जनरल। वह निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में एक शीर्ष प्रतिभा थी। इस बार उसकी जीत कई कारकों के कारण थी। पहला, उसके पास एक मजबूत शारीरिक शरीर और नीला आत्मिक कवच था। दूसरा, अप्रत्याशित रूप से उसने अपना चौथा तत्व गुण प्रकट किया। अनरान जियाओलिंग झांग के प्रभाव में नीतिका ने अप्रत्याशित रूप से अपनी लगभग 1/3 सच्चीची का उपभोग कर लिया। अगर अनरान जियाओलिंग झांग की विचित्र शक्ति न होती, जिसने नीतिका की असली क्यूई का बहुत ज्यादा उपभोग कर लिया था, तो नीतिका में फिर से लड़ने की ताकत होती और वह हार जाता। नीतिका एक 4 तत्व वाली 7वें स्तर की मार्शल जनरल थी, लेकिन उसकी ताकत शायद एक साधारण 8वें स्तर के मार्शल जनरल को मारने के लिए पर्याप्त थी। ये कहा जा सकता है कि नीतिका में लगभग 8वें स्तर के मार्शल जनरल जितनी ताकत थी, जो चरम पर 9वें स्तर के मार्शल जनरल के स्तर के करीब थी। और उसने अपनी पूरी ताकत से वर्मिलियन बर्डार्ड का उपयोग किया था। साथ ही उसने अपनी क्यूई के एक अच्छे हिस्से का उपभोग भी किया था। साथ ही उसकी रक्षा वास्तव में कुछ हद तक मजबूत थी, इसलिए वह जीतने तक टिके रहने में सक्षम था। कल के आखिरी मुकाबले के बारे में सोचते हुए अथर्व को लगा कि उसे सचमुच बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं रहा। उसे नहीं पता था कि लिंक्विंग की ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। छोटू, मेरी रक्षा करो, अथर्व ने धीरे से कहा। कल के अंतिम मुकाबले के लिए उपचार करते समय अथर्व केवल दानव कोर निगल कर ही उपचार और पुनर्प्राप्ति की योजना बना सकता था। उपचार करते समय वह अपनी वास्तविक ची भी जल्दी प्राप्त कर सकता था। आज उसने लगभग पूरी ची खर्च कर दी थी। हालांकि ये न्यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कल सुबह तक पूरी तरह से ठीक होना बेहद मुश्किल होगा। दूसरी ओर दानव कोर निगलना कहीं अधिक आसान होगा। दानव कोर लेते समय अथर्व तुरंत साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया, जो एक धुंधली पीली प्रकाशाभा में लिपटा हुआ था। स्काईस्वॉर्ड शहर के बाहरी इलाके में दिन के रोमांचक मुकाबलों के बाद गलियों और गलियों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। 2-4 तत्व साधक अथर्व फिर से एक छुपे हुए घोड़े के रूप में उभरे। एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल ने एक 7वें स्तरीय मार्शल जनरल को हराकर शीर्ष 2 में जगह बनाई। इस रिकॉर्ड ने कई युवा लड़कियों और लड़कों को सीधे उनकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। पूरे महाद्वीप में कई सेनाओं के स्काउट्स ने तुरंत महाद्वीप के विभिन्न कोनों में संदेश भेजे। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में एक और 4 तत्व साधक प्रकट हुआ था। उसकी प्रतिभा और शक्ति इतनी महान थी कि एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल 7वें स्तरीय मार्शल जनरल को हरा सकता था। ये खबर स्काईस्वॉर्ड शहर में भी तेजी से फैल गई। सट्टे की दुकानों में ज्यादातर लोग नाराज थे। ज्यादातर लोगों ने नीतिका पर दांव लगाया था और आखिरकार सब कुछ गंवा दिया। कुछ लोग अथर्व पर भी दांव लगा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। फिर भी कुछ ऐसे भी थे जो कमजोर खिलाड़ियों पर दांव लगाना पसंद करते थे।
स्काईस्वॉर्ड सिटी के एक कुलीन परिवार के दूसरी पीढ़ी के एक युवा स्वामी ने सबके विरोध के बावजूद बिना सोचे समझे अथर्व पर 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दांव लगा दिया। उसने 15 करोड़ की भारी रकम जीत ली, जिसकी चर्चा स्काईस्वॉर्ड सिटी में खूब हुई। इससे और भी लोग उदास हो गए। किसने सोचा होगा कि अथर्व अपनी ताकत इतनी गहराई से छुपा रहा था। एक प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल का 7वें स्तरीय मार्शल जनरल को हराना वाकई बहुत बड़ी बात थी। घटना के समाप्त होने के तुरंत बाद स्काईस्वॉर्ड सिटी की सभी सट्टेबाज दुकानों में अथर्व की 1 से 300 की संभावना तुरंत 3 से 1 में बदल गई, जबकि इंद्रेश की संभावना 1 से 3 तक पहुंच गई थी। बाकी सब तो बोर्ड से हटा दिए गए हैं। कल का फाइनल मुकाबला सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच होगा। एक शांत सराय में छत के किनारे एक दुबली पतली आकृति दिखाई दी। उसकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी और रात ने उसे ढंक रखा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे वह आकृति दिखाई नहीं देगी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इस बार तुम खुद ही इसमें फंस गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, दुबले पतले युवक ने रात के आसमान को देखते हुए बुदबुदाया। एक छोटे से कस्बे में, एक विशाल और खूबसूरत आंगन में, एक छोटे से बगीचे में, सादे कपड़ों में एक दयालु और सौम्य सुंदर महिला रात के आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक थी और वह बुदबुदा रही थी। पलक झपकते ही लगभग 3 साल बीत गए। अब वापस आने का समय हो गया है ना? सोच रही हूं कि वह मोटा हो गया है या पतला। मैडम, क्या आप फिर से यंग मास्टर के बारे में सोच रही हैं? एक धूर्त आंखों वाला युवक उस खूबसूरत महिला के पास खड़ा था। हालांकि वह दिखने में थोड़ा धूर्त था, लेकिन वह युवक तेज बुद्धि का धनी भी था। ये वही सारांश था। और वह खूबसूरत महिला बेशक मैडम हेमलता थीं। ज़ियाओबाई, आप एक अच्छे युवा मास्टर हैं। आप उन्हें युवा मास्टर क्यों कहते हैं? मैडम हेमलता ने धीरे से हंसते हुए कहा, यंग मास्टर ने मुझे उसे इसी नाम से पुकारने को कहा था। उन्होंने कहा था कि यंग मास्टर की उपाधि उन लोगों के लिए है जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था, सारांश ने धीरे से कहा। मुझे आश्चर्य है कि अथर्व कैसा है, मैडम हेमलता ने धीरे से कहा। मास्टर को कुछ दिन पहले खबर मिली कि युवा मास्टर पहले से ही एक मुख्य शिष्य बन गए हैं और यहाँ तक कि 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा में भाग लेने के लिए भी गए हैं। सारांश ने उत्साह से कहा, 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा, क्या ये खतरनाक होगा? मैडम हेमलता ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत कीजिए महोदया, युवा गुरु सबसे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली 250 हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने गुरु से सुना है कि 3 संप्रदायों के 4 द्वारों की सभा में भाग लेने के लिए आपको चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का सबसे मजबूत मूल शिष्य होना चाहिए। केवल युवा गुरु जैसा प्रतिभाशाली और शक्तिशाली 250 ही 3 संप्रदायों के 4 द्वारों की सभा में जा सकता है, सारांश ने कहा। ज़ियाओबाई, 250 क्या है? मैडम हेमलता ने उत्सुकता से पूछा। सारांश ने बताया, युवा मास्टर ने कहा कि 250 का अर्थ है प्रतिभाशाली और शक्तिशाली। ओह, मैडम हेमलता ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आधी समझ हो। आकाश तलवार नगरी में सबकी उत्सुकता के बीच 3 संप्रदायों की 4 द्वार सभा का अंतिम मैच आखिरकार शुरू हो गया। लगातार शानदार और रोमांचक मुकाबलों के बाद इस अंतिम चैंपियनशिप मुकाबले का प्रवेश शुल्क 300 स्वर्ण सिक्कों तक पहुंच गया था और बिना किसी छूट के भी इसकी मांग जोरों पर थी। इसकी जबरदस्त लोकप्रियता अभूतपूर्व थी। जैसे ही आसमान में उजाला हुआ, मैदान पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या अथर्व आज भी इस फाइनल मैच में शानदार और चौंकाने वाला प्रदर्शन कर पाएगी। आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा या हारेगा? मुझे लगता है कि यह अथर्व है। उसने पहले ही बहुत सारी असंभव चीजें बना दी हैं, यहाँ तक कि कल नीतिका को भी हरा दिया। हालांकि अथर्व में पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की ताकत है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और कल घायल हो गया था। लेकिन लिंग क्विन पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरा अनुमान है कि आज अथर्व की संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रही हैं।